तो फिर हमको कमीशन ने अलाउ कर दी कि ये जो मजदूरी करनी है ना, सामान को उठा करके आप लोग लोकेट करो। तो सेंस में आप लेके आए, उसमें हमें फ़ायदा, हमारा इंटेंशन ये था कि हम मजदूरी तो कर रहे हैं कि तो कार सेवा होगी। कल टंडन जी ने मुझे पता कि कार सेवा करते हैं हम लोग, भला काम है, लेकिन उसी बहाने मैं सामान को छू के दिख सका, बिकॉज वो आपको अदरवाइज वो हाथ लगाने देंगे नहीं। करेक्ट। जैसे हमें, जैसे मुखर्जी जी ने बोला कि इसमें देखो हैंड राइटिंग सैंपल किस में अच्छा है। करेक्ट। तो जैसे मैंने वो किताब उछाली वाली, वो थी वो ब्रिगेडियर जॉन दलवी की हिमालयन ब्लंडर। हाँ जी। तो उस पर सारे कमेंट लिखे थे मार्जिन पे, तो मैंने वो देखी, मैंने कहा देखी जिस पे है, हाँ जिसको ले आओ। तो वी बिकेम पार्ट, वी वर अलाउड बाय कमीशन, बट देयर वाज मीडिया एवरीवेयर। तो मीडिया वाले सारे खड़े होकर तमाशा देखे थे, लेकिन हम लोगों ने मजदूरी स्टार्ट कर दी, बिकॉज हमारे को मालूम था कहानी क्या है। हमें का ऐसी बहाने, अब उनका चश्मा, घड़ी, रोलेक्स घड़ी थी बड़ी महंगी, ओमेगा गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी ओमेगा की। अब ये मुझे पता नहीं, क्योंकि नेताजी की मम्मी ने उनको घड़ी दी थी ओमेगा गोल्ड वॉच। अब वो घड़ी है ये मुझे पता नहीं, बट ओमेगा गोल्ड वॉच बड़ी भारी। तो ये सारा सामान मैंने अपने हाथों से लगा के देखा मैंने। तो हमारे को पता चला करते करते कि वो CFSL जहाँ पे टेस्ट हुआ था, जहाँ की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, वो करते 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 कोई एक्सपर्ट हमारा वहाँ निकला है देश में। तो बोला यार जरा खोल के देख क्या उसके अंदर फाइल में बता। तो उसने फाइल खोल के बताया कि ये कुछ गड़बड़ नहीं है। बताया 3-4 बातें बोली कि कुछ गड़बड़ है। उसने हमें बोला कि तुम एक काम करो, सूचना के अधिकार में इनसे इलेक्ट्रोफेरोग्राम में इनसे मांगो। एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं जीनोम एनालाइजर, ये भारत में नहीं बनती, बहुत विदेश से आती है। तो जीनोम एनालाइजर में आप मान लीजिए कि ये जो माइक है ये सैंपल DNA का, हड्डी है किसी की। तो मैं हाथ में रबड़ के ग्लव्स पहन लूँगा ताकि मेरा कंटेनमेंट ना चला जाए उसमें, मेरा उसका ना फासन कर दूँ DNA। तो रबड़ का मैं ग्लव्स पहन के इस हड्डी को उस मशीन में डाल दूंगा, वो मशीन स्कैन करती है। तो उसमें से कोई अमिताभ चक्रवर्ती, या मतलब मुझे याद नाम आ रहा, अमिताभ टाइप नाम था, चक्रवर्ती था नहीं, पर कोई अमिताभ नाम का आदमी था, ये जो भी नाम था, मतलब मैं अपनी मेमोरी से याद कर रहा हूँ। और एक आदमी मर गया। उसकी डेथ प्रूफ कैसे हुई है, क्योंकि बॉडी तो मिली, तो उसकी CFSL कलकत्ता से उसके परिवार ने रिपोर्ट प्रोड्यूस कर दी DNA की ये आदमी मर गया। तो उसके माँ बाप को कंपनसेशन मिल गया और बहन को रेलवे की नौकरी मिल गई। ये बात है 2000 पता नहीं 10-12-13 साल पढ़ी कहानी, ठीक है। उसके 10 साल बाद जो बंदा अमिताभ बाबू मर चुके थे, उसने अपना फेसबुक में प्रोफाइल को अपडेट किया। CBI वालों को पता चल गया कि जिंदा है, ये पकड़ा गया। उसके बाद में अभी बहुत केस आप सुन के हंसोगे। ये तो ये कहानी है जो बेकार की सुनाई है मेरे को कि क्या कि DNA साइंस है, तुम्हें पता नहीं पॉलिटिकल साइंस है। यहाँ तो देश में तो पैसे करके हनुमान जी का आधार कार्ड निकाल दिया देश में, तुम कौन सी साइंस की बात कर रहे हो। बराक ओबामा का ड्राइविंग लाइसेंस निकाल दिया था महाराष्ट्र के अंदर, तो कौन सी गवर्नमेंट की लैब है। पैसे खिला के मेरे को तो बता देगा कि ये तो अलाउद्दीन खिलजी की हड्डियाँ पड़ी यहाँ पे। कौन सी रिपोर्टों को मानते हैं इनकी। तो पॉलिटिकली सेंसिटिव केस है, बहुत छोटे छोटे केस है, पैसे खा के रिपोर्टें गलत देते हैं लोग। इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। इनकी क्रेडिबिलिटी अगर होती रिपोर्टों की तो हमारे क्यों जाते हैं साहब लोग अमेरिका में और यहाँ पे। आप पहले उनसे सीखो जो आपको आजकल जो जुमले दे रहे हैं ना कि ये करो देश में, ये करो, बोले तुम्हारा बच्चा कहाँ पर है। 3 मिश्रा जी हैं और 3 बनर्जी जी हैं। नहीं वो ऐसा नहीं, वो मिश्रा जी अलग अलग लोग थे, ये एक ही परिवार के। हाँ, दादा पोता और पिता, मतलब तीनों डॉक्टर TC बनर्जी जो थे वो लखनऊ में थे, और वहाँ से उन्होंने 1940 में सुभाष चंद्र बोस ने इस पूरे इलाके का बड़ा दौरा किया था, इस पूरे यूपी का, बस्ती का, हर जगह का। तो डॉक्टर बनर्जी ने TC बनर्जी, उनकी वाइफ ने उनको सुभाष बोस से वहाँ मुलाकात की थी। तो दे हैड सीन सुभाष बोस। TC बनर्जी के सुपुत्र थे प्रियव्रत बनर्जी, जिनसे मैंने बात की। TC बनर्जी की डेथ मेरे ख्याल से 83 में हो गई थी। तो प्रियव्रत भी डॉक्टर हैं। फिर उनका लड़का इंद्रनील, जो अभी जिन्होंने जो मेल मुझे किया, उनके लड़के ने वो इंद्रनील, अभी इंद्रनील डॉक्टर साहब की डेथ हो गई प्रियव्रत जी की। तो ये इंद्रनील अब वो भी डॉक्टर है, तो आजकल वो बैठता क्लिनिक में। तो तीनों डॉक्टर हैं। तो अभी हम डॉक्टर बनर्जी, हमारे लिए इंद्रनील हो गया फैजाबाद में। हाँ, तो इंद्रनील ने बोला कि मैंने लिखा, मैं तो बच्चा था, मेरे पिताजी का चिट्ठी है। तो मैंने फिर डॉक्टर साहब, मतलब उनके पिताजी प्रियव्रत जी से बात करी। तो उनसे बात किया। अब उनको मैं काफ़ी मिस करता हूँ कि उनका वो आदमी अगर आज होते तो पॉडकास्टिंग में बहुत चलते वो, क्योंकि उनके बोलने का स्टाइल वगैरह बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बोलते थे। ही वॉज ए वेरी आर्टिकुलेट पर्सन, बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, अच्छा बोलते थे। उनको मेरे ख्याल से अगर आज होते तो शायद उनके बहुत अच्छा बाइट चलती। तो डॉक्टर साहब जो है उनको मैंने पूछा भी आपके, और ही वॉज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड पर्सन। पूछा क्या ये है, तो बात की ये थी, कहते ये फैजाबाद, ये गुमनामी। तो देन आई केम टू नो कि गुमनामी बाबा की बात है। सो दिस इज़ फर्स्ट टाइम गुमनामी बाबा मेरे डॉर के अंदर आया। तो मुझे बात करके लगा डॉक्टर बनर्जी से कि ये जो भी आदमी है, ये आदमी क्रेडिबल है, ये झूठ नहीं बोल रहा। मैंने उनको मिसलीड भी करने की कोशिश की, कि पूछा भी आप डॉक्टर साहब की हाइट कितनी थी उनकी। तो उन्होंने बताया कि वो आदमी 5 फुट, ये 8-9 के आसपास इतनी हाइट का होना चाहिए करके। मैंने कहा सुभाष चंद्र बोस तो 6 फुट के थे। उसने कहा नहीं होंगे, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, हाइट तो चेंज नहीं कर सकता। तो नेताजी की हाइट उतनी थी, वो थी बड़ा भी मार श्रिंक कर जाता है। तो नेताजी वर अराउंड 5'10" which was pretty tall for his time, but he was right कि वो 6 फुट के नहीं थे।
तो मुझे बातचीत करके लगा कि डॉक्टर साहब यू हैड अ फीलिंग कि ये सही बोल रहे हैं, हाँ कि वो मालूम जेन्युइन है डॉक्टर, वो मालूम बात करके मालूम चल जाता उनकी कि डॉक्टर साहब जो है झूठ नहीं बोल रहे थे। तो फिर मैंने उनसे बात की, उसके बाद में फिर मैं पता लगा कि मुखर्जी कमीशन वहाँ जाने वाला है उस फैज़ाबाद में। तो मैं फिर वहाँ पे अपने ऑफिस में रिपोर्ट किया, उनको मैंने बताया कि मुझे ये इनपुट मिले, तो कह रहे आप इस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अब आप जाओ उस पर अकेले। तो मैं फिर वहाँ से मैं फैज़ाबाद चला गया, फिर वहाँ जा के मैंने सब लोगों से मुलाकात की फेस टू फेस। ठीक है, ज़्यादा मेरी बात इनसे हो नहीं पाई, अपनी कौसर साहब से 2 मिनट की बातचीत हुई वो, लेकिन वो कमीशन में गवाही देने के लिए आए थे। लेकिन कौसर हुसैन जिन्होंने इंक्वायरी करवाई थी वो उस टाइम पे वो थे, क्योंकि वो चले गए ना, अभी नहीं है। डॉक्टर अरोड़ा जी तो वी एन अरोड़ा जी, सॉरी प्रोफेसर वी एन अरोड़ा, वो प्रोफेसर हैं, वो तो अभी भी हैं, तो उनसे तो बातचीत होती रहती है। फिर वो अपने टंडन जी भी अभी तक हैं, टंडन जी से बात, वो तो खैर सब अभी, तो वो सब तो मिलते रहे, वो तो उनका कई बार उनसे मुलाकात हुई, करके बातचीत हुई। तो जो जो रेलिवेंट लोग जो मुझे दिखाई दिए और जो उनके फॉलोअर जिंदा थे, उनको मैंने उनसे बातचीत करी। फिर वहाँ पे जब उनकी इन्वेंट्री बन रही थी वहाँ पे सामान की, तो टंडन साहब जो हैं वो वकील भी हैं लोक वकालत से, तो इनको उसमें हिस्सा बनाया गया था। और टंडन साहब ने एक बड़ा अच्छा काम किया, था इलीगल लेकिन बड़ा अच्छा काम किया कि इन्होंने कुछ कागज़ की फ़ोटोकॉपी ले ली इलीगल में, जैसे वो आपके वो गुरुजी का चिट्ठी विट्ठी, क्योंकि वो सारा का सारा माल तो गवर्नमेंट ने सील कर दिया, हमारे पास कैसे आया। तो टंडन साहब ने कुछ कॉपी निकाला, तो उन्होंने मुझे, आपके पास है वो टंडन जी ने निकाला, मैं तो था नहीं वहाँ पे, टंडन जी ने मुझे कागज़ दिया, आपके पास है, और आपने मैंने उनसे कागज़ बुक में डाले वो सब कुछ डाला, मैं सब कुछ को सारा निकाल करके उन्होंने जो उनके पास था उन्होंने मेरे को दिया। मैंने उसका, क्योंकि फिर मैंने जो काम स्टार्ट किया, जो इन लोगों ने 85-87 तक काम किया था, मैंने उसके आगे का काम स्टार्ट किया। तो पहले जैसे मैंने हम लोगों ने मैंने कहा कि इसकी हैंडराइटिंग टेस्ट करवानी पड़ेगी, ये आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। तो फिर मैंने वहाँ पता लगाया कि मुझे मालूम चला कि यहाँ पे दिल्ली में कपूर साहब हैं अपने, और ये इंडिया के टॉप मोस्ट, मुझे किसी आईपीएस सीनियर अफसर ने कहा कि ये इंडिया का बेस्ट हैंडलिंग एक्सपर्ट है, सीनियर अफसर रिटायर हुआ, जी की उड़ी थे पहले, तो कपूर साहब के पास जाओ। तो मैं कपूर साहब के पास गया, तो उनको मैंने उनको दिया कि ये हैंडराइटिंग जो है करवानी है करके, तो उन्होंने कि सुभाष चंद्र बोस की और गुमनामी बाबा की पहचानने के लिए कि, और जो सैंपल आपकी आपको हैंडराइटिंग कहाँ से मिली पुराने उनकी नेशनल आर्काइव से निकाली और जगह से, जो ऑथेंटिक सोर्स है, और गुमनामी बाबा के मैंने जो मुझे टंडन साहब ने दिए थे, या मुझे एक दो जगह और जगह से मिलते, बट इसेंशली टंडन साहब का दिया हुआ था। मैंने वो उनको दिखाया उनको, और उनको मैंने कहा ये है, तो ऑब्वियसली ही टुक इट वेरी वेरी रिलीजियस पर्सन, बीलाल कपूर साहब। तो कपूर साहब ने देखा करके, और बाद में उसको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा सर ये आपने, हाँ मैं देख रहा हूँ, मुझे पर है करके करके ये करके फिर एक दिन मुझे उन्होंने बोला कि तुम सॉलो मेरे पे कंधे में रख के बंदूक चला रहे हो। ये बोला, कैसे क्या बोल रहे हैं सर आप? कहते नहीं, तो मेरे कंधे में रख के बंदूक क्यों चला रहे हो तुम लोग? कह रहा तू कौन है, अपने बॉस को लेकर आ। देन ही इज बीइंग समबडी सीनियर, डोंट टॉक टू मी, बिकॉज बाय दिस टाइम ही हैड डन हिज रीडिंग। तो इनिशियली ही वॉज नॉट वेरी सीरियस, बट व्हेन ही सॉ, तब उनकी हवा खिसकी, तब उन्होंने बोला कि तुम मेरे कंधे में रख के बंदूक क्यों चला रहे हो, कि तो मैं फंसूंगा इसमें अगर मैं सच बोलता हूँ तो। देन आई वेंट देयर विद सीनियर पर्सन, एंड तब उन्होंने कह दिया कि मेरी 40 साल की ज़िंदगी एज एन एक्सपर्ट हैंडराइटिंग बर्बाद है अगर ये आदमी कोई और निकला है सुभाष बोस से। उसके बाद में फिर मैं कलकत्ता गया, क्योंकि कलकत्ता वाली पार्टी को कोई जानता नहीं था, दे आर कम्प्लीटली टॉप सीक्रेट, अंडर द रडार। कौन है पार्टी? अलग लोग वहाँ से जो उनसे मिलने आते थे, भगवंत जी के सपोर्टर जो थे ना वहाँ पे, पवित्र मोहन रॉय जो आईएन इंटेलिजेंस के थे, उनकी तो डेथ हो चुकी थी, उनके सुपुत्र थे, उनसे मिले, विजय नाग से मिले, सुनील कृष्ण गुप्ता, सुनील मामा से मिले। सुनील कृष्ण गुप्ता जो थे, वो जो मुखर्जी कमीशन में जो पीआईएल फाइल की थी वो उन्होंने की थी, सुनील कृष्ण गुप्ता ने, तो उनसे मिले। जो जिनका जिक्र ये लोग लेटर्स में करने कि 5 बंगाली मिलने आते हैं, मतलब गुमनामी बाबा के बड़े खास सपोर्टर, उसमें से 3 जो थे वो जीवित थे, अभी एक रह गए, विजय बाबू रह गए, बाकी चले गए। लेकिन सुनील मामा, विजय बाबू और दुलाल नंदीवाल, ये तीनों थे वहाँ पे। संतोष भट्टाचार्य की डेथ हो गई थी और पवित्र मोहन की डेथ हो चुकी थी 90s में। तो मैंने इनको जाके, तीनों को जा करके मैंने फिर कन्फ्रंट करना स्टार्ट किया। तो पहले सुनील मामा रो पड़े, पहले तो नहीं मान रहे थे, पहले इधर की बातें कर रहे थे, तो मैंने उनको कन्फ्रंट किया, तो पहले वो रो पड़े, उसके बाद में विजय बाबू रेडी हो गए, फिर ऐसे करते 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 तो ये जो मिसिंग लिंक था, जिसको ये कभी यूपी वाले कभी यहाँ तक नहीं आ सके, ना वो हैंडराइटिंग टेस्ट करवा सके, ना वो यहाँ, तो मैंने वो, मतलब क्योंकि मैंने काम बाद में स्टार्ट किया ना, तो मेरा टाइम अलग था, तो मैं उनके काम को आगे ले गया बहुत। कलकत्ता वालों को थोड़ा डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए,
कुछ किया करके। डॉक्टर इंद्रनील बैनर्जी के जो फादर से आपकी बात हो रही थी वो क्या था? प्रीबत बनर्जी। हाँ, उन्होंने क्या कहा था? नहीं, उन्होंने बोला वही गुमनामी बहुत सुभाष चंद्र बोस थे, और बस। मेरे पिताजी उनसे मिले थे पहले, उन्होंने कहानी सुनाई थी, उन्होंने बोला था कि मैंने आप कैसे मिले आपके, कह रहे मेरे पिताजी का मेरा यहाँ पे क्लिनिक में हम लोग बैठे थे, यहाँ पे लोग आते थे, वहाँ फ्लोरिशिंग प्रैक्टिस उनकी है, और कहते कि एक बार रात को कोई शाम की कोई एक दिन दोपहर को कोई लेडी आई, कोई बुजुर्ग सी, उनकी अटेंडेंट थी गुमनामी बाबा की, उसने कहा जी वो महाराज बीमार हो गए हैं तो उनको देखना है, अब वो बाहर नहीं आते और बीमार बुजुर्ग हैं, आपको देखने आ जाओ। कहते मैं जाता नहीं हूँ, बोला कि मैं तो यहीं देखता हूँ, मैं नहीं जाता करके। कहते नहीं आप आ जाओ, वो परसुएट करके वो चले गए। तो डॉक्टर साहब ने मुझे बोला कि मेरे पिताजी चले गए, वापस नहीं आए बहुत घंटे, उस समय तो मोबाइल फ़ोन था नहीं कुछ करके। कहते माई फादर डिड नॉट कम बैक, ही केम बैक वेरी लेट इन द नाइट। और हम भी बीच में चिंता में हो गया था, मैंने पूछा क्या हुआ जब वापस पिताजी घर में आए, तो कह रहे पिताजी आया था, उनकी पिताजी की शक्ल से होश उड़ गए थे उनके। तो उन्होंने कहा जी मैं तो सीधा सुभाष चंद्र बोस की शक्ल देख करके आया उनके अंदर, और देखने के बाद ऐसा उनको शौक लगा, उनको कह रहा मैं कई घंटों से मैं सड़कों में ऐसे ही घूम रहा था, मैं आउट ऑफ शॉक, बिकॉज आई कुड नॉट रजिस्टर, मैं वो डाइजेस्ट नहीं कर सका मैं क्या देख करके आ रहा हूँ। सीधा कमरे में गए, शक्ल देखी, उनके होश उड़ गए देख करके। तो नीता जी बैठे मैं यहाँ पे, दाढ़ी वाड़ी है कुछ करके। सर देन ही वॉज वॉन्डरिंग ऑन द स्ट्रीट्स, ही वॉज सो शॉक्ड दैट ही कुड नॉट डाइजेस्ट। एंड आप रात को 10 बजे के आसपास वो एंटर किए, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि सुभाष चंद्र बोस बैठे यहाँ पे। फिर वो करते करते वो फैमिली का एक्सेस हुआ, फिर वो शक्ल उन्होंने देखी तो उनकी फैमिली का एक्सेस होना शुरू हो गया। वो उनकी वाइफ चली गई, फिर उनकी लड़का चला गया, उनकी डॉटर इन लॉ भी, रीटा आंटी अभी यहाँ देती हैं बातचीत, तो वो सब चले गए उनका। तो ये फैमिली पूरी एक्सेस उनको मिल गया। तो देवर, तो ये, और मैंने और लोगों से मिला, मैं जैसे और जो लोग दुर्गा प्रसाद पांडे जी थे बस्ती के, उनसे मुलाकात की। जो भगवान जी के खासम खास आदमी थे उसमें से 5-7 को मैं मिला, और इसमें से ज़्यादा लोगों ने मुखर्जी कमीशन में गवाही भी दी थी बाद में जाकर के, या उसी टाइम पे दे चुके थे। तो ये कर करा के आकर के मैंने एंड इनकी गवाहियाँ सच थी कि दे टर्न्ड मैं आ रहा हॉस्टाइल? हूँ, मैं उस पर आ रहा हूँ। तो उस पर करने के बाद के आए हम लोग आए, तो उसके आने के बाद से वो दिन और आज का दिन है, मुझे हर दिन कोई ना कोई इनपुट मिलता रहता है, अभी भी मिलता रहता है, ठीक है, इट कैन बी इनडायरेक्ट वट एवर। उस केस को मैंने 50 बार रिविजिट किया। मैं आपसे आज पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको आधे घंटे में सुनाता हूँ कहानियाँ बड़ी अच्छी अच्छी, आपको बड़ा अच्छा लगता है, आपको लगता है यार उसको ठीक कह रहा है। आप 4 दिन बाद किसी और से बात करोगे, आपको लगेगा नहीं यार वो तो ये बंदा भी ठीक कह रहा है, तो शायद कन्फ्यूजन हो जाएगा, या आपको लगे नहीं वो कह तो रहा था लेकिन हाउ इज़ इट पॉसिबल। लेकिन अगर आप मुझे बार बार आप मुझे मिलो, और मुझे आप 8-10 साल 20 साल आप मुझे जानोगे, तो आपको मालूम चल जाएगा कि चलो जैसा भी है, ठीक बोलता है गलत बोलता है, लेकिन अनुज जो है वो झूठ नहीं कह रहा है, वो जो कह रहा है उसका सबसे सच है, उसका कोई मोटिव नहीं है। कंसिस्टेंट है अपने कंसिस्टेंट वर्जन में। कंसिस्टेंट तो बात की बात है कि मोटिव नहीं है झूठ बोलने का ना, मतलब आप यू माइट कम टू दैट कंक्लूजन। तो मैं ये जो लोग थे जो गुमनामी बाबा के फेवर में बातचीत करते थे उनके, या टंडन जी हो गए हमारे, अरोड़ा साहब हो गए, विजय बाबू हो गए कलकत्ता में, ठीक है, पवित्रों की फैमिली हो गई, उनका कॉन्टैक्ट मेरा बाद में जाके हुआ उनसे, और जितने लोग हैं यूपी में, और ये सब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जिन लोग, इन लोगों को मैं पिछले, मतलब जो जो जीवित रहे चले गए, मैं इनको 25 साल से लगातार जानता है। उसके बाद मेरा दोस्त चंदूचूर मेरा लंगोटिया यार तो है नहीं स्कूल का, ये तो लंदन में था, ये तो बाद में इंडिया मूव किया 2006-7 में, ये साथ में जुड़ गया। इसके दादाजी तो सुभाष बोस के साथ में थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, फॉरवर्ड ब्लॉक में थे, और इसका बाद में क्या नाम है, शांति निकेतन, बताइए उसी इलाके का आदमी है, पॉलिटिकल बंगाली है। उसने भी जाके उनसे लोगों से बात की, वो भी उनको जानता है 20-30 साल, जब जितने साल से मैं जानता हूँ उतने साल से वो भी जानता है भी करके। शायंतन भी क्या, मैं भी क्या, तो ऐसे हम लोग एक आदमी तो नहीं, हमारी तो पूरी टीम बन गई करते करते, सभी लोग गए हैं। कभी मेरे कहने पे आप चले गए, मेरे कहने, अब जैसे एक आदमी ने मुझे फ़ोन किया, वो बंदा अमेरिका में रहता है, तो उसने मुझे कहा हाँ मैं आपको याद है मैं 2008 में आपने कहा था मैं गया था उनसे मिल के आया था। वो आदमी अमेरिका में रहता है, बड़ा आदमी है, तो उसको उसने कहा मुझे पूरा विश्वास है बिकॉज वो आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। तो लगातार वो आदमी जो सोर्स हैं वो कंसिस्टेंट है, नंबर 1, उनका झूठ बोलने का कोई मोटिव नहीं है, कोई पैसा कमाने के लिए कर रहा है कुछ, कोई हर एक चीज़ का मोटिव होना चाहिए, और कोई उसमें कंसिस्टेंट है, और रीजनेबल और पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये कहाँ निकल गई, तो ये है। और उसके अलावा मुझे बहुत से इनपुट मिले हैं, और सारी बातें लिखने वाली नहीं होती। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर एक फॉर्मर डायरेक्टर आईबी ने अगर मुझे कुछ बताया होगा, तो वो तो मैं पॉडकास्ट में बताऊंगा नहीं आपका नाम लेकर के, ठीक है ना, तो वो मेरे नाम पे दिमाग में होगा। तो मेरे कहने का था कि हमें 1000 इनपुट मिले हैं, तो वो दिन है और आज का दिन है। मुझे हर एक इनपुट जो मिला, मुझे चंद्रचूड़ को, शायंतन को, बाकी मेरे दोस्तों को,
एक सारे के सारे इनपुट हमारे को वही इसके फेवर में। मुखर्जी कमीशन फिर वहाँ थी, वहाँ पे 2005 में मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट आई, 6 में पब्लिक करी गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो रिपोर्ट में जस्टिस मुखर्जी ने काफ़ी स्पेस डिवोट किया गुमनामी बाबा पे। तो वहाँ उन्होंने मेंशन किया, मैं आपको उसको स्टोरी कट कर रहा हूँ क्योंकि बाद में पूरा डिस्कस करेंगे कभी और टाइम पे। जस्टिस मुखर्जी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जो आई विटनेस एविडेंस है या अकाउंट है वो क्रेडिबल है इस केस में, गुमनामी बाबा वाला केस में। तो क्रेडिबल आई विटनेस एविडेंस का मतलब ये होता है कि कोर्ट कचहरी में अगर कोई आदमी जाके बोल दे कि मैंने फलां आदमी को देखा था गोली चलाते हुए, फांसी, मतलब फांसी से बड़ी सज़ा कोई कोर्ट दुनिया में दे सकता है। राइट। तो क्रेडिबल आई विटनेस एविडेंस की कोर्ट में ये इंपॉर्टेंस होती है। अहमियत होती है। एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज ये बोल रहा है कि गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस थे, ये जो लोग कह रहे हैं उनके हिसाब से वो क्रेडिबल है। तो उनको लॉ पता है, मुझे तो पता नहीं ना, तो ये बेसिक है। दूसरा ये ऑन रिकॉर्ड है ऑब्वियसली। तो दूसरा ये कि तो आई विटनेस अकाउंट की क्रेडिबिलिटी। दूसरा ये कि वहाँ से जो लेटर मिले हैं गुमनामी बाबा के, वहाँ से खासकर वो जो कलकत्ता वाली पार्टी ने जो शेयर किए, वो आई विटनेस अकाउंट को सपोर्ट कर रहे हैं कि उनका मानना है सुभाष बोस थे, 23 जनवरी को जन्मदिन मनाते थे, फोर्ट में सामान सब वहीं से मिल रहा है, तो वो सब सुभाष बोस पे इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। बट कमीशन का फाइंडिंग ये था कि देयर इज़ नो क्लिंचिंग एविडेंस कि दिस मैन इज नेताजी। करेक्ट। तो उसकी मीडिया ने इंटरप्रिटेशन निकाल दी कि मुखर्जी कमीशन ने वो रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने बोला कि देयर इज़ नो क्लिंचिंग एविडेंस। इसका मतलब ये है कि एविडेंस है लेकिन वो क्लिंचिंग नहीं है। मुझे पता है बट मैं साबित एविडेंस है लेकिन वो पुख्ता नहीं है। वो पुख्ता नहीं क्यों नहीं है, उसके कारण जो मेन कारण ये था कि इन्होंने वहाँ से फैज़ाबाद से जो ट्रेजरी में सामान निकला उसमें से उन्होंने वो उठाना चाहते थे फिंगरप्रिंट्स, तो कुछ मिला नहीं उसका। और गवर्नमेंट वॉज नॉट वेरी कोऑपरेटिव ऑल्सो, गवर्नमेंट के लोग। तो फिर उन्होंने वहाँ से उनके उठाए, उन्होंने हैंड राइटिंग सैंपल्स इंग्लिश में और बांग्ला में। हिंदी के हैं बट नेताजी की कोई हिंदी के सैंपल हमारे पास में है नहीं ओरिजिनल। और इन आदमी की हिंदी अच्छी नहीं है। मैं हिंदी स्पीकर हूँ, तो उनकी जो हिंदी वो लिखते थे ना, तो आदमी अंग्रेजी में सोच रहा है हिंदी में लिख रहा है, तो वैसे वो क्लॉजेस बना रखे हैं करके, और उसमें बहुत सारे उर्दू के शब्द पुराने ज़माने के, बांग्ला के शब्द, तो बांग्ला के शब्द तो ना हिंदी में कोई लिखता है। तो और उसकी और हिंदी, तो उनकी हिंदी के नेताजी का संस्कृत था। अब संस्कृत का मुझे पता नहीं, क्योंकि नेताजी का जो अवेलेबल सैंपल है वो बांग्ला में और इंग्लिश में, तो आपको संस्कृत जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि गुमनामी बाबा ने संस्कृत में लिखा हुआ है, कहीं पे वो लेटिन वेटिन में फॉरेन लैंग्वेज अभी छोटा मोटा लिख रहे थे वो भी है। बट इसेंशली उन्होंने हिंदी इंग्लिश के सैंपल उठाए वहाँ से सुभाष उन्होंने। इन द मीन वाइल मैंने वो रिपोर्ट प्रोड्यूस कर दी हिंदुस्तान टाइम्स में कि वो लाल साहब कह रहे हैं कि सुभाष बोस थे वो। तो लाल साहब, बी लाल कपूर साहब, ओके, तो जिन्होंने जो he was the additional director retired, he was not just expert of handwriting, he was the top man, he was the GEQD government chief government examiner question documents, जो टॉप पोजीशन थी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की उस जमाने में, वो थे, वो रिटायर्ड। ही वाज अ फॉर्मर बॉस ऑफ द बॉसेस ऑफ दोज पीपल। तो वो उनकी रिपोर्ट मैंने प्रोड्यूस कर दी, वो पर कमीशन मेरे पे नहीं जाएगी ना, वो अपना इंक्वायरी करेगी। तो कमीशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो उन्होंने 2 टेस्ट कराया उन्होंने वहाँ पे। एक रिपोर्ट कैलकाटा FSL की और एक GEQD की रिपोर्ट, वो नेगेटिव आई हैंड राइटिंग की। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे दे वर लुकिंग फॉर कि उनका नेगेटिव आई हैंड राइटिंग रिपोर्ट कलकत्ता की, FSL कैलकाटा और GEQD शिमला की रिपोर्ट नेगेटिव है कि हैंड राइटिंग सुभाष बोस की नहीं है। आई एम कमिंग टू दैट। उसके बाद में उन्होंने उसी टाइम पे जस्टिस मुखर्जी ने 2023 में उन्होंने वहाँ पे वो को स्मोकिंग पाइप ढूंढ रहे थे उनकी। उम्मीद था कि सलाइवा है, सारा कुछ मिल जाएगा DNA, लेकिन लकीली वहाँ पे एक माचिस की डिब्बी में दांत मिले। मैं था वहाँ, मैंने इनफेक्ट ढूंढ के दिया था वो डब्बा, क्योंकि हमने सुना था कि उनके दांत उनके वहाँ पे। आपने कहाँ देखे थे दांत? मैंने सुना था किसी क्रेडिबल आदमी से तो कि आपने ये सामान कहाँ पे देखा? ये सामान हुआ कहता कि ये सारा सामान जो है पैक था, सील था, ठीक है, तो ताले लगे थे। आपने दिया ये जस्टिस मुखर्जी ये को? हमने नहीं दिया, जस्टिस ने, हमारा कोई रोल नहीं है इसमें। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर पे सील होकर पड़ा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी में बंद पड़ा है। मुखर्जी कमीशन गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रही है। जस्टिस मुखर्जी वॉज फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट, बट वो छोड़ दीजिए उसको, वो बाद में बने थे। तो जस्टिस मुखर्जी ने गवर्नमेंट की कोर्ट को लिखा कि हम ये इंक्वायरी कर रहे हैं, हमें सामान देखना है, तो ये सामान हमको दिखाया जाए। तो कोर्ट के इलाहाबाद हाई कोर्ट की परमिशन से डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी के अंदर ही कमीशन का ऑफिस लगा, और वहीं पे वो ट्रेजरी से निकाल के बड़े बड़े ट्रंक ला करके उन्होंने कमीशन के सामने लाए। तो जस्टिस मुखर्जी ऊपर बैठ गए, सामने उनके 2 और जज थे, छोटे छोटे अफसर थे कोर्ट के, और उनको बोला कि सामान निकाल के हमको दिखाओ। तो बहुत सारे ट्रंक थे। तो जब वो सामान निकालना शुरू किया तो दुनिया भर की किताबें निकली, हज़ारों किताबें इंग्लिश में ये करके। तो कमीशन के ऑफिसर जो थे बुड्ढे थे, उनसे काम नहीं हो रहा था। तो मैं और टंडन जी वहाँ थे, तो टंडन जी ने बोला कि हम कार सेवा करते हैं इस पर। तो फिर हमको कमीशन ने अलाउ कर दिया कि ये जो मजदूरी करनी है ना, सामान को उठा करके आप लोग लोकेट करो।
उस सेंस में आप लेके आए उसमें हमें फ़ायदा, हमारा इंटेंशन ये था कि हम मजदूरी तो कर रहे हैं कि तो कार सेवा हो गई। कल टंडन जी ने मुझे बताया कि कार सेवा करते हैं हम लोग, भला काम है। लेकिन उसी बहाने मैं सामान को छू के दिख सका, बिकॉज वो आपको अदरवाइज वो हाथ लगाने देंगे नहीं। करेक्ट जैसे मुखर्जी ने बोला कि इसमें देखो हैंड राइटिंग सैंपल किस में अच्छा है। करेक्ट तो जैसे मैंने वो किताब उछाली वाली वो थी वो ब्रिगेडियर जॉन दलवी की हिमालयन ब्लंडर, हाँ जी तो उस पर सारे कमेंट लिखे थे मार्जिन पे। तो मैंने वो देखी, मैंने कहा देखी जिस पे है, हाँ जिसको ले हुआ। तो वी बिकेम पार्ट, वी वर अलाउड बाय कमीशन, बट देयर वाज मीडिया एवरीवेयर। तो मीडिया वाले सारे खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, लेकिन हम लोगों ने मजदूरी स्टार्ट कर दी, बिकॉज हमारे को मालूम था ये कहानी क्या है। हमें का ऐसी बहाने, अब उनका चश्मा, घड़ी, रोलेक्स घड़ी थी बड़ी महंगी, ओमेगा गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी ओमेगा की। अब ये मुझे पता नहीं, क्योंकि नेताजी की मम्मी ने उनको घड़ी दी थी ओमेगा गोल्ड वॉच। अब ये वो घड़ी है ये मुझे पता नहीं, बट ओमेगा गोल्ड वॉच बड़ी भारी। तो ये सारा सामान मैंने अपने हाथों से लगा के देखा मैंने, इसीलिए हम लोगों ने कार सेवा की थी। तो वो दिया करके तो आप दांत लेके आए थे हाँ, तो ये हमने डाला वो करके, तो उसमें ये दिया वो करा। तो बाद में फिर उन्होंने जो 5 दांत, मैंने बोला डिब्बी में दांत है, मैंने कहा जी दांत होंगे, कि मैंने सुना था कि वो दांत उनके जब गिरते थे वो रखते थे। तो उन्होंने रख लिए। तो वो ये अजम्पशन था कि दांत उन्हीं, मेरा मानना उन्हीं के दांत थे, ठीक है। तो वो दांत उन्होंने डीएनए के लिए भेजे, तो उस दांत की रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो द प्रॉब्लम कमीशन में ये रिपोर्ट आया कि आई विटनेस अकाउंट मैच कर रहा है, डॉक्यूमेंट्री मैच कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट दोनों नेगेटिव है, और डीएनए की रिपोर्ट 2 आई हैं, जिसमें से एक रिपोर्ट इनकन्क्लूसिव है, दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव है। तो ये इसलिए वो जस्टिस मुखर्जी इसको प्रूव नहीं कर सके, ठीक है। उस टाइम पे मैं कमीशन को, रिटायर्ड ऑफिसर के हिसाब से वो हैंडराइटिंग मैच कर रही थी जो उन्होंने आपको दी थी हाँ कपूर साहब, और कपूर साहब उनके बॉस थे फॉर्मर, इन्हीं एफएसएल्स के जी क्यूडी वालों के, जी क्वेरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो उनके फॉर्मर बॉस थे। फॉर्मर्स बॉस कह रहे हैं कि मैच करती हैं, करंट बॉसेस कह रहे हैं नहीं करती हैं। करंट जूनियर जो उनके सामने कुछ भी नहीं है। खैर वो अभी आऊँगा उस पर, उनकी बाद में धज्जियाँ उड़ी थी उनकी बाद में। तो उसमें हुआ ये कि वो करते करते तो कमीशन ने बोल दिया था। ये रिपोर्ट 2004 में खुल गई, मुखर्जी कमीशन ने 2004 में सारा बोल दिया कि ये हैंडराइटिंग मैच नहीं कर रही है, ये करके ये रिपोर्ट है। हाँ, कमीशन ने, मुखर्जी ने फिर कपूर साहब को फिर से हायर किया। एक तो हमने हिंदुस्तान टाइम की मैंने अप्रोच किया था, ठीक है, वो साइडलाइन कर दिया उन्होंने। कपूर सर को उन्होंने खुद हायर किया, और उन्होंने उनको नए सैंपल पकड़ा है, जो उन्होंने फैजाबाद से, क्योंकि मेरे सैंपल कोई और थे, उनके सैंपल और हैं, करेक्ट। तो वो सैंपल उन्होंने, मैंने तो फोटो कॉपी दी है, वो तो ओरिजिनल पकड़ा है उन्होंने, ठीक है। तो वो सारे के सारे वो दिए। मैंने भी कुछ दिखाए थे ओरिजिनल, लेकिन वो बेसिकली उन्होंने कहा फोटो कॉपी से काम चल जाएगा। बट एनीवे वो छोड़ दीजिए, मेरी रिपोर्ट को साइडलाइन कर दिया, बिकॉज मैं प्राइवेट आदमी हूँ। ठीक है। उन्होंने भी, कमीशन ने भी इनको हायर किया, तो 3 रिपोर्टें। तो कपूर साहब ने भी पॉजिटिव रिपोर्ट दी फिर से, जो एचटी को दी थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट दी, और करेक्ट कि वही है। लेकिन 2 एक्सपर्ट ने मना कर दिया, बाकी 2 ने, एफएसएल ने और इसने। तो बाद में जब मैं कमीशन को फॉलो कर रहा था, तो वहाँ मुझे कमीशन के लोगों ने ये बात बोली कि इन सालों ने रिपोर्टें चेंज की, गवर्नमेंट के लोगों। बाय दिस टाइम द कमीशन पीपल वर हॉस्टाइल टुवर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि ये हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, ये हमारे से इंक्वायरी नहीं होना चाहते, और वो बैठे गाली उनको दिया करते थे कि हॉस्टाइल है गवर्नमेंट। ये कमीशन के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था। जस्टिस मुखर्जी में एक्सेस नहीं था, सिर्फ दूर से नमस्ते कर दिया, वो बात नहीं करते थे किसी से। नमस्ते करके बस वो अपने कमरे में जाएंगे, आप नमस्ते कर लो, या कोई ओपन हियरिंग में थोड़े सवाल पूछ लो। ही इज़ टू नॉट एट ऑल सोशलाइज। तो अब लेकिन नीचे के लोगों से हम लोग बात करते थे, नीचे के लोगों से बात करी। उसमें 1-2 जस्टिस पांजा थे, वो भी जज थे, मजिस्ट्रेट थे पहले के ज़माने में, उनसे बात कर ली, या और लोगों से बात कर ली। तो वहाँ से मुझे इंडिकेशन उन्होंने दिया कि इन लोगों ने रिपोर्टें चेंज की है, इनको शक है। उसके बाद में हुआ क्या कि बाद में हमको ये मालूम था कि 2010 में जस्टिस मुखर्जी एक इंटरव्यू दे रहे थे कलकत्ता में, और वहाँ पे गलती से कैमरा रिकॉर्ड हो रहा था। तो ये लाइट चल रही है और यहाँ पे कैमरा लगा हुआ, और ये कैमरा यहाँ लगा हुआ, तो ये लाइट बुझा दी उन्होंने शूटिंग करते करते। तो चलाने वाले का भी, जो डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड कर रहा जस्टिस मुखर्जी, दोनों का इंप्रेशन था कि कैमरा ऑफ हो गया, ऑफ द रिकॉर्ड हो गया, लाइट बंद हो गई, ये भी हो गया होगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये वाला कैमरा चल रहा था। तो वहाँ पे उनकी ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन स्टार्ट हो गई बांग्ला के अंदर। इंटरव्यू इंग्लिश में था, लेकिन जो ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन भी बांग्ला में स्टार्ट हो गई। तो करते 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 उनको जोश अड़ गया जस्टिस मुखर्जी को। तो वहाँ उन्होंने मुँह से उगल दिया कि कुछ गड़बड़ हुई है, और मैं 100% कन्विंस हूँ कि इस वाशिंगटन में, लेकिन गवर्नमेंट ने कॉपरेट नहीं किया, और मुझे रिपोर्ट में उन्होंने गड़बड़ करी है फॉरेंसिक। तो ये चीज़ बाहर निकल के आ गई। जब बाहर निकल के आ गई, तो उसके बाद से ये 2010-11 की बात है। उसके बाद फिर हम लोग कलकत्ता गए, चंद्रचूड़ में गए, और चंद्रचूड़ के दादाजी जो थे एक ज़माने में, इनके सीनियर थे जस्टिस मुखर्जी के, थोड़ा सा कनेक्शन भी था पर्सनल लेवल पे। और उसके बाद मैं और चंद्रचूड़ उनसे मिले, कई बार मेरी फ़ोटो साथ में, कई बार मिले उनसे, और नेताजी के परिवार के लोग साथ मिले, और भी लोग मिले।
तो जस्टिस मुखर्जी ने उसके बाद में कई लोगों को पर्सनली बताया कि रिपोर्टें चेंज हुई हैं। तो जो मुझे बताया मैं आपको बताता हूँ। जो हैंड राइटिंग में तो साफ उन्होंने बोला कि ये फ्रॉड रिपोर्ट्स हैं गवर्नमेंट की, उसकी अलग डिटेल है मैं आपको दे सकता हूँ, बताऊँगा हल्का सा आपको। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट मी टेक हैंड राइटिंग फर्स्ट। जब कोई एक्सपर्ट हैंड राइटिंग का रिपोर्ट देता है तो आप उससे उम्मीद करते हैं कि आपको वो रीजनिंग देगा डिटेल में कि भाई हैंड राइटिंग क्यों मैच कर रही है, क्यों मैच नहीं कर रही है ना। आप ये तो नहीं बोलते हैंड राइटिंग मैच नहीं कर रही है, मेरा नाम मानस काम है, हो गया। मैं बड़ा आदमी हूँ, हैंड राइटिंग मैच नहीं कर रही, ऐसा नहीं चलता। आपको कुछ रीज़न देने चाहिए, Correct. खासकर ऐसा केस जिसके बारे में लोग कह रहे हैं सुभाष चंद्र बोस है। करेक्ट। तो जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर एस के मंडल की रिपोर्ट है एफएसएल की, मैं तो लोगों को कहता हूँ कि ये जो रिपोर्टें हैं ना गवर्नमेंट की और बीलाल कपूर की रिपोर्टें, इसकी प्रदर्शनी लगवा दो दिल्ली में आप एक बार, और वहाँ किसी भी आदमी को छोड़ दो, वहाँ पे आपको रिक्शे वाला बता देगा कि ये सरकारी रिपोर्टें झूठी हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो जैसे मंडल साहब की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट 2 पन्ने की रिपोर्ट है। पहले पन्ने में अपना नाम एड्रेस दे रखा, लैब का नाम, और सेकंड पन्ने में एक लाइन में कह दीजिए हैंड राइटिंग मैच नहीं करती है। जस्टिफिकेशन कोई नहीं है। कपूर साहब की रिपोर्ट 2 अलग अलग रिपोर्ट है, एक 5, 7, 8, 10 पन्ने की एक रिपोर्ट इंग्लिश के लिए, हैंड राइटिंग मैच कर रही है। 5, 7, 8, 10 पन्ने की रिपोर्ट है इंग्लिश के लिए, बंगला की मैच कर रही है, इसकी मैच कर रही है। उसके अलावा वो जब कमीशन के सामने जो हियरिंग हुई है ना, तो उन्होंने 402 या 460 एग्जिबिट लिए थे। इंग्लिश का अल्फ़ाबेटर ए, उसकी इतनी बड़ी फ़ोटो खींच के कपूर साहब ने ऐसे बड़ी कर रखी कैमरे से, प्रिंट आउट लिया उसका इतना बड़ा स्पेशलाइज्ड। तो ए अल्फ़ाबेट यहाँ का गुमनामी बाबा, ए नहीं सुभाष चंद्र बोस का, मैच कर। ऐसे करते 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 उसने एग्जिबिट क्रिएट किए वो 460 के आसपास में, 402 या 60, मेरे ख्याल 60 ही होंगे। तो पता नहीं कितने 24-25 बक्सों में सर में लेकर आया रिपोर्ट, ये है रिपोर्ट। और कॉन्फिडेंटली कमीशन के सामने उन्होंने गवाही दी कि ये आदमी सुभाष चंद्र बोस है। ठीक है, मंडल साहब को मैं जस्टिस मुखर्जी को ब्लेम नहीं करूँगा। जस्टिस मंडल साहब की जब इंक्वायरी, जो कमीशन के सामने गवाही हुई है, जस्टिस मुखर्जी ने कहा था कि मैं तेरे बारे में लिख दूंगा, तेरी नौकरी चली जाएगी। पर उनको लगा कि इसके बेचारे की कोई दुश्मन तो 3 सुभाष बोस के साथ में गवर्नमेंट के प्रेशर में काम कर रहा है, क्योंकि उसकी हरकतें वहाँ पे ऐसी थी कि दिखाई दे रहा है कि आदमी ये सर क्या आपने लिखा क्यों नहीं रिपोर्ट। कहता रिपोर्ट आपने लिखी, कितना लिखी, वो रिकॉर्ड अवेलेबल है। कहता किस बेसिस पे लिखी रिपोर्ट आपने, कहता ये हमने इसके, मैंने लिखा क्यों नहीं आपने इस पर, चुप हो गया। फिर वो GUQD वाले जो शिमला वाले थे, जो कपूर साहब के जूनियर थे एक ज़माने में, शिमला में आपका ऑफिस है, कमीशन ने गवाही के लिए दोनों को बुलाया दिल्ली में विज्ञान भवन में, तो कपूर साहब पहुंच गए। शिमला वाला नहीं आया, डर के मारे सुन के कि मेरा बॉस बैठा वहाँ पे सामने कन्फ्रंट करेगा तो वो बताएगा मेरे को। वो चला गया जी, यहाँ नहीं आऊँगा जी, हम तो है। फिर वो कमीशन की हियरिंग में कलकत्ता पहुँच गया। कमीशन ने पूछा वहाँ क्यों नहीं आया था, यहाँ पर आया। फिर उसने वहाँ भी रूल तोड़े उसने आ जा करके। तो वहाँ पे उनकी हरकतें देख के समझ में आ गया। तो जैसे मुझे स्टेटमेंट दिया था, मुझे पता ऑफ द रिकॉर्ड, कि तेरे बारे में लिख दूंगा, तेरी नौकरी चली जाएगी। तो छोड़, जैसे क्या मुझे पता कि ये बेचारा तो छोटा सा प्यादा है इस पूरे केस में। तो ये कहानी हैंड राइटिंग में तो बात सवाल ही नहीं है वो। उसके अलावा मैं आपको उसमें एक आगे और लेवल लेके जाता हूँ। मैं मतलब इस पर कल को बहस करेगा, 50 पॉइंट है। मैं जब US में गया तो लोगों ने कहा कि हम यहाँ करवाते हैं टेस्ट DNA। मैंने कहा मेरे पास सैंपल नहीं, हैंड राइटिंग किया, तो हैंड राइटिंग कराते। तो वहाँ मेरे दोस्तों ने, जो मेरे वहाँ जो दोस्त बने, उन्होंने एक्सपर्ट शॉर्टलिस्ट किए, उसमें से हमने कर्ट बैगेट को टेक्सास में सेलेक्ट किया, और उन्होंने डिटेल में रिपोर्ट 40-45 पन्ने की हैंड राइटिंग की दी कि सुभाष चंद्र बोस है। तो उसके बाद हमने दिल्ली में एक और टॉप एक्सपर्ट पकड़ा, कश्यप जी, अशोक कश्यप। उन्होंने भी डिटेल रिपोर्ट, पूरा चार्ट बना के पूरी रिपोर्ट दी है कि साहब ये सुभाष चंद्र बोस। तो प्राइवेट एक्सपर्ट हैंड राइटिंग तो क्लियर कट है कि हमारे पास में फॉरेन, प्राइवेट, रिटायर्ड, गवर्नमेंट एक्सपर्ट, American everybody expert. is saying, नहीं, Indian also government expert, Yeah. American expert, private expert, they all are saying कि गुमनामी बाबा और सुभाष चंद्र बोस की एक आदमी, हैंडराइटिंग सेम है, और एक दोनों आदमी, एक आदमी है। this आदमी। And these reports are very detailed and they are first class reports. The report of the government of India reports are third quality, third rate reports. मैं कह रहा हूँ ये थर्ड रेट की रिपोर्ट्स है ना, गृह मंत्रालय के पास पड़ी हैं यहाँ पे नेशनल आर्काइव में, इनकी प्रदर्शनी लगा दो यहाँ पे, लेकर आओ तुम अपनी रिपोर्टें, हम अपनी रिपोर्ट। एक तो आपके पास पड़ी है लाल साहब की रिपोर्ट 460 एग्जिबिट वाली, उसकी प्रदर्शनी लगा दो दिल्ली में एक बार। हर एक आदमी को मालूम चल जाएगा कि थर्ड क्लास थर्ड। देखो ऐसा आपने बात नोट की होगी, जब भी इस देश में कोई बड़ा केस होता है उल्टा सीधा, तो इसमें टेस्टिंग करने फॉरेन कंट्री क्यों जाते हैं लोग। सबको मालूम है कि यहाँ पे एक नंबर के चोर बैठे हुए हैं यहाँ पे। जब खुद मंत्री जी का पेट खराब होगा तो मंत्री जी कहाँ जाएंगे इलाज कराने के लिए, कहाँ जाते हैं लोग। फिर हमें क्यों आप थर्ड रेट सरकारी थर्ड रेट रिपोर्ट दे रहे हो, हमको भी फॉरेन में रिपोर्ट चेक कराओ हमने करवा ली अमेरिका में रिपोर्ट है हैंड राइटिंग की। फिर आते हैं हम लोग हैंड राइटिंग में, DNA में।
तो जस्टिस मुखर्जी ने बोला कि हमको जो पहला टेस्ट हुआ था CDFD हैदराबाद का, वहाँ से हमें फ़ोन आया कि DNA मैच कर गया। और जब रिपोर्ट आई तो लिखा हुआ इनकन्क्लूसिव। फिर 7 दांत मिले थे वहाँ से। इनको दिए, इन्होंने, इनको कुछ नहीं बोला कि आप कितने टेस्ट करने हैं आप। इन्होंने 2 एक लिया, उसमें इन्होंने बहाना मारा कि उसमें कुछ निकला नहीं। सेकंड को लिया तो पल्प निकाला, कहते हैं कि इसमें से कुछ निकला लेकिन सफिशिएंट नहीं है कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। लेकिन जितना निकला वो सारा मैच कर रहा है सुभाष की फैमिली से। तो आपको किसने बोला कि आप थर्ड दांत तो यूज़ करो, करो ना। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि एक दांत में से, मान लीजिए कि पहला दांत में कुछ मिला नहीं आपको, दूसरे दांत में आप में कुछ गूदा आपको मिला, आपने कहा कि उस पर सफिशिएंट मुझे क्वांटिटी नहीं मिली, लेकिन जितना मिला वो सारा सुभाष की फैमिली से मैच कर रहा है, तो आपको किसने बोला कि थर्ड दांत को यूज़ मत करो आप? उसने कहा जी केस बंद, वापस ले लो आप दांत। तो 5 दांत वापस कर दिए। इन्होंने यहाँ पकड़ा दिए CFSL कलकत्ता में ना। CFSL में बड़ी चमत्कारी घटना घटी। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कि जो दुनिया में, जो विदेश में, जो बड़ी, बाय द वे मैंने एक्सपर्ट्स को दिखाया हैंडराइटिंग DNA के, उनसे मेरे वो भी एक अलग कंपोनेंट है। ये सारा माल मत्ता मैं एक्सपर्ट को दिखा चुका हूँ, उनकी भी रिपोर्टें मेरे पास आ गई हैं DNA वालों की। अरे हमने 50 पापड़ जो बेले उसके आप सुन के होश उड़ जाएंगे सर एक आपको। बात बताओ, ये कलकत्ता वाली बात पे आते हैं अभी। मैं उससे बस बड़ी बड़ी कमर, नहीं मैं सर एक क्योंकि ये कोई मीडिया वाला सर मुझे, बड़ा दर्द हो रहा है पूछना है। नहीं ये मीडिया वाले, आप इस बात पहले आप बात सुन लो ये वाले, क्योंकि मीडिया वाले ये बात को रिपोर्ट नहीं होने देते, बिकॉज ये मीडिया, क्योंकि मीडिया वालों की, इनकी, आई एम सॉरी जो है ना, इनकी हरामजादगी आपस में ये है कि इनको नौकरी करनी होती है किसी, तो कोई भी आदमी APP ग्रुप पे उंगली उठाएगा क्योंकि वो नौकरी करनी है वहाँ पे। मैं तो फ्री एज अ बर्ड हूँ भैया, मेरे को तो अब किसी की नौकरी करनी नहीं है, लोगों की सपोर्ट पे बैठा हूँ यहाँ पे। तो मुझे, मैं खुला के बात को बता रहा हूँ आपको, हुआ क्या है कि दुनिया में जो जितनी एडवांस कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका, यूरोप हो गया, वहाँ पे आप DNA आप आज कराओगे टेस्ट तो रिपोर्ट कल आएगी। कल का मतलब पुराने ज़माने में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, करेक्ट, 7 दिन, आधा घंटा बाद, जो भी कर लो। मैं तो 2003 की बात कर रहा हूँ। बट आइडिया ये कि मैं आज टेस्टिंग करूँगा, रिपोर्ट कल आती है ना। यहाँ चमत्कार ऐसा हुआ कि इन्होंने कलकत्ता CFSL में, जहाँ का डायरेक्टर जो है बुड़बक आदमी था बहुत, मीडिया में उल्टी सीधी बातें बोलता था कि उसने एक बड़ी बड़ी छोड़ी लंबी लंबी, उसने एक छोड़ी थी कि हमारे यहाँ पे लैब कलकत्ता में इतनी एडवांस हो गई है कि इंग्लैंड अमेरिका के बराबर हो गई। कहाँ कहाँ इंग्लैंड अमेरिका, कहाँ हमारा कलकत्ता शहर, क्यों हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे भैया। इतनी अमेरिका की इतनी लैबें इतनी स्ट्रांग हो गई तो तुम्हारे खानदान वाले क्यों अमेरिका में जा रहे हैं? आप किसको पागल बना रहे हैं आप लोग? हाँ, तो यो बड़ी बड़ी बातें उसमें बुड़बक की तरह बोले जा रहा है बैठ करके। तो उसने फिर हुआ ये है कि उसको मीडिया में करने की उसको आदत थी, लीक करने की चीज़ें, इन्फॉर्मेशन देने की। इनको यहाँ पे दांत मिले टेस्टिंग के लिए, उसके एकदम से रिपोर्ट आ गई। कलकत्ता का सबसे बड़ा अखबार बंगला में है, सारे बंगालियों का, आनंद विहार पत्रिका, जो मेन पेपर है बंगला का। तो उसमें खबर आ गई कि हमें अंदर से खबर लगी कि DNA मैच नहीं कर रहा, सुभाष बोस नहीं है, ठीक है। तो बाद में जस्टिस मुखर्जी कमीशन ने कंप्लेन कर दी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में कि ये सीक्रेट इशू, ये कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं, हमारी कमीशन की इंक्वायरी में बाधा पड़ गई। तो इनके वकील ने जाकर के वहाँ जाके ये बोला कि ये जर्नलिस्ट जो है वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर सकता है, वो अंदर की खबर निकाल सकता है, तो आप हमें रोक सकते हैं इस बात को लेकर। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनको सपोर्ट किया, उसने कहा जी ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जर्नलिस्ट जो है अंदर की बात निकाल सकता है, ये आप उनको रोक सकते नहीं, कि आप ये नहीं कहते कि ये सीक्रेट है तो ये गवर्नमेंट का निकालेंगे, निकाल सकते, तो आप इस बात पे इसको नहीं बोल सकते। तो ये रफा दफा कर दिया केस करके। मेरा उसमें प्रॉब्लम ये है कि देखिए, जब जस्टिस मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक हुई है साल 2006 में, सरकार ने की मई में, लेकिन रिपोर्ट, मुझे उसका आउटकम आने से पहले मुझे मोटा आउटकम मुझे मालूम था कि प्लेन क्रश की थोड़ी रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, क्योंकि मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट साल 2005 में सबमिट हो चुकी थी, पब्लिक नहीं हुई थी लेकिन सबमिट हो गई थी। तो कमीशन का कंक्लूजन ऑलरेडी सितंबर में पहुंच चुका था। तो हमें मालूम चल गया था पहले से कि ये कमीशन की रिपोर्ट, बेसिक चीज़ मालूम थी कि उसने प्लेन क्रैश को उड़ा दिया, बाकी मुझे नहीं मालूम था। तो लेकिन रिपोर्ट एग्जिस्ट करती है, वो किसी ने हमें उसकी फाइंडिंग हमको लीक कर दी, ठीक है, या औरों को लीक करी। क्या आप उस रिपोर्ट की फाइंडिंग को लीक कर सकते हैं जो रिपोर्ट बनी नहीं है? ऑफ कोर्स नॉट। जो आनंद बाजार पत्रिका में जो खबर छपी थी, जो उन्होंने कहा था, हमें अंदर के सोर्सेज ने बताया था कि ये DNA मैच जो है नहीं करा है, उस टाइम पे DNA टेस्टिंग स्टार्ट ही नहीं हुई थी। वो DNA टेस्टिंग होने के 6 महीने पहले उनको आउटकम मालूम चला कि इसका DNA मैच नहीं कर रहा। हाउ डू यू नो दिस थिंग?
कोई घटना होने के 6 महीने पहले आपको कैसे मालूम चल जाएगा? आप तो चमत्कारी पुरुष हो या कोई टाइम मशीन लेकर के बैठे हो यहाँ पे देश में? आपको कैसे मालूम चला कि डीएनए मैच नहीं करा? डीएनए तो स्टार्ट ही नहीं हुआ भैया, डीएनए तो 6 महीने बाद जून में टेस्ट हुआ है, 2004 में। तुम्हारे को दिसंबर 2003 में कैसे मालूम चलेगा कि डीएनए मैच नहीं करा? तुम्हें किसने बताया? कौन सोर्स है तुम्हारा? गृह मंत्रालय में कि आईबी के अंदर है? तो वो बेसिकली गवर्नमेंट ने स्टोरी प्लांट करी है एडवांस में, लोगों का माइंड को फैशन करने के लिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा अखबार चलता है बंगाल में अनमरा पत्रिका, खासकर पढ़े लोग के लोग पढ़ते हैं कि वहाँ पे वो सबसे बड़ा ग्रुप है वहाँ पे। उस खबर के निकलने के बाद आप किसी बंगाली को पकड़ लो देश में, आप उससे बात करो गुमनामी बाबा की, वो आपको छूटते बोलेगा देखो उसका तो डीएनए मैच नहीं कर रहा। तो बड़ी साइंस है डीएनए की, क्योंकि आपने वो स्टोरी प्लान करवा के लोगों का दिमाग चेंज कर दिया पहले से। नहीं तो मुझे को समझा दे 6 महीने पहले, तुम्हें कैसे मालूम, इंक्वायरी करने से पहले तुम्हें कैसे मालूम कि डीएनए मैच नहीं कर रहा? क्या सोच है तुम्हारे पास? टेस्टिंग शुरू नहीं हुई अभी तक। टेस्टिंग तो जून 2004 की रिपोर्ट है, सीक्रेट रिपोर्ट है, मेरे पास पड़ी हुई है। अब तो डिक्लेयर हो गई। हाउ डू यू नो इन दिसंबर 2003 द टेस्ट वाज नेगेटिव? मतलब पहले से प्लांट हुआ। उसके बाद में हमने क्या किया कि और भी कहानी है, हमने अलग अलग एक्सपर्ट्स को भारत विदेश में रिपोर्टें दिखाई सरकार की, ठीक है। उससे पहले एक घटना घटी, वो घटना ये है कि आपको मैं बोला कि मैंने सूचना के अधिकार में हम लोगों ने गवर्नमेंट को अप्रोच करते थे, और गवर्नमेंट हमको नेगेटिव आंसर दे देती। पर एक बात ध्यान रखिए कि लोग जो बुरा ना माने लोग कि बैठ के बुराई कर रहा है, देखिए सारे देशभक्त तो सरकार में बैठे सही में, जो सरकार के बड़े अफसर हैं, खासकर जो इंटेलिजेंस में काम करते हैं, वो अपना जान पे खेल के देश के लिए काम करते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा सारे के सारे एक जैसे हैं, बहुत से ज़्यादा लोग देशभक्त हैं, मैं तो वो थोड़े से परसेंट के चक्कर में बदनाम पूरा डिपार्टमेंट हो जाता है। तो हमें सरकार के लोग खबर देते रहते हैं। तो ये जैसे हम लोग सूचना के अधिकार, जैसे मेरे को एग्जाम्पल याद है कि हमने कोई खबर मांगी, हमने विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री ऑफिस वगैरह से, ठीक है, उन्होंने हमको मना कर दिया, हम नहीं देंगे, नेशनल सिक्योरिटी है। कमीशन के सामने गवाही हुई, तो कोई जॉइंट सेक्रेटरी आ गया गवर्नमेंट की तरफ से, उसने आके बोला जी ये तो हम इन्फॉर्मेशन दे सकते नहीं, ये तो नेशनल सिक्योरिटी है, क्लॉज फ्लान हम ना। कमीशन ने मान लिया, ठीक है जी आप ठीक कह रहे हो, हमने कहानी खत्म। जैसे ही कमरे से बाहर आए, यार तुम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, देख फाइल में ये लिखा हुआ है। क्योंकि वो बेचारा, सारे देशभक्त हैं यार, वो कुछ वो बेचारे उनके भी, उनको भी दिल में आपके जैसे आपके दिल में नेताजी के लिए वो प्यार है, वो आर्मी वालों में, इंटेलिजेंस वालों में सुभाष बोस के लिए बहुत प्यार है। तो बता देते हैं कि अंदर से ये क्या। तो हमारे को पता चला करते करते कि वो CFSL जहाँ पे टेस्ट हुआ था, जहाँ की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, वो करते 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 कोई एक्सपर्ट हमारा वहाँ निकला है देशभक्त। उसको बोला यार जरा खोल के देख क्या उसके अंदर फाइल में बता। तो उसने फाइल खोल के बताया कि ये कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे, बताया 3-4 बातें बोली कि कुछ गड़बड़ है इसमें। और उसने हमें बोला कि तुम एक काम करो, सूचना के अधिकार में इनसे इलेक्ट्रोफेरोग्राम इनसे मांगो इनसे, क्योंकि CFSL गृह मंत्रालय के अंडर में आता, तो गवर्नमेंट की एंटिटी है, पहले आईबी के अंडर में था, आजकल गृह मंत्रालय के अंडर में। तो उसने कहा जी आप इलेक्ट्रोफेरोग्राम मांगो इनसे। तो मैंने भी वही सवाल पूछा, मैं तो पॉलिटिकल साइंस का आदमी, मैंने कहा ये कौन सी चिड़िया होती है इलेक्ट्रोफेरोग्राम? तो इलेक्ट्रोफेरोग्राम क्या होता है कि जो जिसको हम आम भाषा में डीएनए बोलते हैं, टेस्ट रिपोर्ट होता क्या है, एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं जीनोम एनालाइजर, ये भारत में नहीं बनती, बहुत विदेश से आती है। तो जीनोम एनालाइजर में आप मान लीजिए कि ये जो माइक है ये सैंपल है डीएनए का, हड्डी है किसी की, राइट सर। तो मैं हाथ में रबड़ के ग्लव्स पहन लूँगा ताकि मेरा कंटेनमेंट ना उसमें ना चला जाए उसमें मेरा, मैं उसका ना उसमें अपना फासन कर दूँ डीएनए। तो रबड़ का मैं ग्लव्स पहन के इस हड्डी को उस मशीन में डाल दूंगा, वो मशीन स्कैन करती है वट मैं आपको एक ले पर्सन की लैंग्वेज बताऊँ, सम स्कैन करेगी। और वो स्कैन करेगी, उसका कुछ ऐसा साइंटिफिक टूल होता है कि उसका जो स्कैनिंग का रिजल्ट जो एक्सरे टाइप होता है वो आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे आता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो उसमें ऐसे लाइनें आती हैं, वो लाइन दिखाता है कि ये लाइन मैच कर रही कि नहीं, जो भी। सो सिंपल भाषा में कह ले, रॉ डेटा ECG या EEG की तरह एक ग्राफ है, ग्राफ आता है जिसको वो कहते हैं रॉ डेटा या इलेक्ट्रोफेरोग्राम, ठीक है। तो जो एक्सपर्ट डीएनए एक्सपर्ट होता है वो उस रॉ डेटा को पढ़ करके अपनी रिपोर्ट लिखता है। ओके, तो बेसिकली इट्स एन अगर एक्सरे फाइल इन अ वे, एंड दिस इज बेसिकली कि जो उन्हें उससे ज़्यादा है, बेसिकली अगर डीएनए की रिपोर्ट अगर मुर्गी है तो ये अंडा है, मैं समझ गया, ठीक है। तो रॉ डेटा है, अब उसको एनालाइज करके रिपोर्ट लिखनी है। हाँ, तो वो कह रहा था कि वो रॉ डेटा ले आओ, वो रॉ डेटा है। तो उसने कहा जी आप इलेक्ट्रोफेरोग्राम की कॉपी इनसे सूचना के अधिकार में मांग के इसको अमेरिका में टेस्ट करवाओ, आपने अमेरिका में हैंडराइटिंग की जुगाड़ है, ये भी करवाओ। तो एक भारत के अंदर एक बड़ी पुरानी कहावत है कि ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना रहेगा, और ज़्यादा मशहूर है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसुरी। तो देर आर
डॉक्यूमेंटेड केसेस विच आई कैन डिस्कस विद यू। पहली बात, लोगों के दिमाग में ये फितूर है कि डीएनए की रिपोर्ट चेंज नहीं हो सकती, कि बहुत साइंटिफिक होती है, कि लोगों ने बोला। रॉ डेटा चेंज नहीं हो सकता। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि लोगों को पता नहीं कि रॉ डेटा क्या होता है। वो तो डीएनए की बात करेंगे। हमें भी नहीं पता था अभी तक। डीएनए साइंस, आपको नहीं, मुझे भी नहीं मालूम था। करेक्ट। कहते हैं डीएनए की रिपोर्ट तो चेंज नहीं कर सकते, वो तो साइंस है। तो मैं उनको लोगों को सुनाता हूँ कहानी ना अपने बचपन की। हम लोग इंटरप्रेट तो गलत कर सकते हो। गलत, मैंने उनको बोला कि मैं कॉलेज में जब हम लोग गए थे अपने, मैं तो एमए पॉलिटिकल साइंस किया मैंने, तो हमारे टीचर साहब ने हमको बोला था कि बायोलॉजी इज़ अ साइंस, केमिस्ट्री इज़ अ साइंस, फिजिक्स इज़ साइंस, लेकिन पॉलिटिकल साइंस इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। सारे विज्ञान की माँ होती है पॉलिटिकल साइंस। उसका मतलब ये होता है कि तुम जितने मर्जी एक्सपेरिमेंट कर लो, लेकिन जो ताकत पॉलिटिक्स में है वो किसी के पास में नहीं है। डॉक्यूमेंटेड केस है, मैं आपको बैठ के 8-10 गिना दूंगा अभी के अभी। एक सुनो, दिल्ली शहर, पहले मैं आपको बिफोर आई कम टू स्पेसिफिक केस की कैसे उन्होंने चेंज किया, मैं आपको बताता हूँ No, I want to ask you one, just लोगों के one. दिमाग में ये फितूर है कि डीएनए की रिपोर्ट चेंज नहीं हो सर सकती। सस्पेंस इतना मत क्रिएट करो, 1 मिनट रुको। देखो, आप सुन लो ये वाली बात। सर सुनो, वो बोलेगा, इलेक्ट्रोफेनोग्राम की रिपोर्ट रॉ डेटा मिला कि नहीं मिला आपको? मैं आपको आऊंगा ना, वो समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा। पहली बात तो लोग बोलेंगे, खासकर ये बंगाली समाज के लोग बोलते हैं कि डीएनए की रिपोर्ट में साइंस है, चेंज नहीं कर सकते आप। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि 2 छोटे-छोटे एग्जांपल देता हूँ आपको। एक दिल्ली का एग्जांपल है, दिल्ली का एग्जांपल, ये गूगल कर लो बात सर करते अपना करते। पेट में बड़ी अलग चीजें हो रही हैं, तो गलत, मतलब आप उसको गूगल कर सकते हो, बट मैं प्रेजेंटेशन लोगों को दिखाता हूँ। और ये एक्सपर्ट्स को मालूम है, ये जो सीएफएसएल और सीडीएफडी के जो एक्सपर्ट थे उसमें से एक तो पहुंच गए स्वर्ग में, इनको मालूम था इनके बारे में। मैं पब्लिकली कह रहा हूँ, किसी की हिम्मत नहीं मुझे काउंटर करने की अभी तक। आप पे आज तक कोई सो- केस नहीं हुआ इस पे? केस मरेंगे, केस कैसे करेंगे लोग, फंसेंगे सारे के सारे। वो आता आ बैल मुझे मार, इनके पास में केस ही नहीं है, क्या केस करेंगे मेरे पे, फंसेंगे इस केस में। आज तक आपको कोई थ्रेटनिंग कॉल नहीं आई इस केस में ये लोग, इनके किसी भी? सर इतनी देर वो से आप छोड़ो, मैं कह रहा हूँ इस केस में वो लोग हमको नहीं हरा सकते, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने गलती करी। उनको पता है कि कौन सा वो वाला केस? गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस की कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सच है। गवर्नमेंट इस पर पंगा नहीं लेगी हमसे, ठीक है, उस डायरेक्टली। दूसरा उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, जैसे पता है कि सेफ, जैसे लोगों के दिमाग में फितूर है कि साइंस को बहुत बड़ा मानते हैं। मैं उनको बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल साइंस माँ कैसे होती है। वो ऐसे होती है कि दिल्ली की एफएसएल लैब में कंप्लेन हुई, ठीक है, और बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने, और ये गूगल करके मिल जाएगा आपको, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया सीबीआई को कि इनकी इंक्वायरी करवाओ, ये लोग पैसे खा के डीएनए की रिपोर्ट ये चेंज, केस हुआ था सर, आई एम फॉरगेटिंग अ केस। डीएनए की रिपोर्ट चेंज करते हैं। फिर एक चंडीगढ़ लैब में हुआ था, एक एफएसएल लैब थी। अरे और 50 एक है, और- 50। नहीं, जो आप कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहे हैं, आई एम फॉरगेटिंग द केस, बट हाँ हैदराबाद और चंडीगढ़ की रिपोर्ट्स कॉन्ट्राडिक्टरी आई थी एक पर्टिकुलर केस में। आई एम फॉरगेटिंग नहीं, मैं चेंज की बात करूँ, लफड़ा हुआ करके बहुत, और भी बहुत कुछ है इसमें। तो आरुषि वाले केस के अंदर भी कुछ लफड़ा हुआ था के अंदर, वो अलग कहानी है। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने, सीबीआई ने इंक्वायरी करके बाद में इन्होंने क्या नाम है, उन्होंने रिपोर्ट दी और उन्होंने उसके फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर को अरेस्ट कर लिया कि पैसे खा करके रिपोर्ट ही चेंज कर रहा था, ठीक है। और उसकी जो एफआईआर दर्ज हुई है सीबीआई की, उसमें उन्होंने बोला कि इसने इलेक्ट्रोफोरोग्राम गोल कर दिया, इलेक्ट्रोफॉर्म गोल कर दिया, उड़ा दिया। किसके केस में? कौन सी वाली केस? जो दिल्ली से एफएसएल, दिल्ली एफएसएल की जो इंक्वायरी हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट गुमनामी के, बाबा पे? नो 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 नो, दिस इज आई एम गिविंग यू रैंडम अदर एग्जांपल। ठीक है। तो उन्होंने, सीबीआई ने इंक्वायरी करी दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर पे, उन्होंने पाया कि बात ठीक है कि ये लोग पैसे खा के रिपोर्टें चेंज करते हैं डीएनए की, तो ये अवेलेबल है डाटा, यू गूगल कीजिए। उसके अलावा जो सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज करी उसके नाम पे बाद में डिप्टी डायरेक्टर को अरेस्ट किया, तो उसमें उन्होंने रीज़न दिया है कि क्यों रिपोर्ट झूठी, उसमें साफ मेंशन किया है कि इसने इलेक्ट्रोफोरोग्राम को उड़ा दिया, रॉ डेटा उड़ा दिया। क्योंकि वो कहानी है ना पुरानी कि ना रहेगा ना नॉर्मल, ना तेल रहेगा, बांस, ना बजेगी ना बांस। रहेगा बांस, ना बजेगी बंसुरी। तो ये जिसको डीएनए की रिपोर्ट में गड़बड़ करनी है ना, पहले वो इस पर अटैक करता है कि, ठीक है। उसके बाद में एक और छोटा एग्जाम्पल कि ये लोगों को जाना जरूरी है कि लोग कहते हैं तो साइंस होती है, उनको पता नहीं कि पॉलिटिकल साइंस में ताकत कितनी होती है इस देश के अंदर। दूसरा एग्जाम्पल ये कि एक आपने सुना होगा, ज्ञानेश्वरी रेलगाड़ी का दुर्घटना हुई थी बहुत बड़ी बंगाल के अंदर। तो रेलगाड़ी के अटैक होता क्या है कि भारत में रेलगाड़ियाँ आपको पता नहीं कि भर के चलती हैं, डब्बे में कैपेसिटी होती है 100 आदमी की, बैठे 400 आदमी होते हैं। तो भगवान ना करे अगर मान रेलगाड़ी की टक्कर हो जाए तो बॉडी के परखचे उड़ जाते हैं आदमियों के, मिलता नहीं, किसी का टांग मिल रहा है, किसी का पैर मिल रहा है करके। तो ज्ञानेश्वरी रेल दुर्घटना में बहुत से लोग मारे गए। तो उसमें से कोई अमिताभ चक्रवर्ती, या मुझे याद नाम आ रहा, अमिताभ टाइप नाम था, चक्रवर्ती था मुझे, पर कोई अमिताभ नाम का आदमी था, ये जो भी नाम था, मतलब मैं अपनी मेमोरी से याद कर रहा हूँ। पर एक आदमी मर गया, उसकी डेथ प्रूफ कैसे हुई है, क्योंकि बॉडी तो मिली, तो उसकी सीएफएसएल कलकत्ता से उसके परिवार ने रिपोर्ट प्रोड्यूस कर दी डीएनए की, ठीक है, कि ये आदमी मर गया। तो उसके माँ बाप को कंपनसेशन मिल गया और बहन को रेलवे की नौकरी मिल गई। ये बात है 2000 पता नहीं
10-12-13 साल पुरानी पिक्चर कहानी है, ठीक है। उसके 10 साल बाद जो बंदा अमिताभ बाबू मर चुके थे उसने अपना फेसबुक में प्रोफाइल को अपडेट किया। सीबीआई वालों को पता चल गया कि जिंदा है ये, पकड़ा गया उसके बाद में। अभी बहुत केस आप सुन के हंसोगे, ये कहानी है जो बेकार की सुनाई ना मेरे को कि क्या कि डीएनए साइंस है, तुम्हें पता नहीं पॉलिटिकल साइंस है यहाँ तो देश में। ओ पैसे करके हनुमान जी का आधार कार्ड निकाल दिया देश में, तुम कौन सी साइंस की बात कर रहे हो? ओ बराक ओबामा का ड्राइविंग लाइसेंस निकाल दिया था महाराष्ट्र के अंदर। कौन सी गवर्नमेंट की लैब है? या तो पैसे खिला के मेरे को तो बता देगा कि ये तो अलाउद्दीन खिलजी की हड्डियाँ पड़ी हैं यहाँ पे। कौन सी रिपोर्टों को मानते हैं इनकी? तो पॉलिटिकली सेंसिटिव केस है, बहुत छोटे छोटे केस है, पैसे खा के रिपोर्टें गलत देते हैं लोग। इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? इनकी क्रेडिबिलिटी अगर होती रिपोर्टों की तो हमारे क्यों जाते हैं साहब लोग अमेरिका में और यहाँ पे? आप पहले उनसे सीखो जो आपको आजकल ये जुमले दे रहे हैं ना कि ये करो देश में, ये करो। बोले तुम्हारा बच्चा कहाँ पर है? आप जो मुझे बैठ के ज्ञान दे रहे हो कि हिंदी मीडियम में बच्चा पढ़े, उर्दू मीडियम में जाए, तेरा बच्चा कहाँ? तू बता पहले। किसी का यहाँ नहीं भैया, सब अमेरिका बैठे हैं, सब अमेरिका, यूरोप, कनाडा। ये वो पागल नहीं है, वो बहुत समझदार लोग हैं जिन्होंने बच्चे अपने वहाँ बिठा रखे हैं। इसलिए जब इम्पोर्टेंट केस इस देश में हुआ है, टेस्टिंग फॉरेन कंट्री में होती है क्योंकि देसी में उनको मालूम है। ये वाला जो केस हुआ था आपका भमरी देवी मर्डर केस, कैसे क्रैक किया? अमेरिकन FBI लैब में टेस्टिंग हुई है, कंट्रोवर्शियल केस हो गया था कि वाह बेटा, भमरी देवी केस में FBI की लैब, हमारी बारी में थर्ड क्लास गवर्नमेंट की लैब, सुभाष बोस की बारी में पागल समझ रखा, हमारे में लाओ FBI की लैब, वहाँ कराओ FBI की लैब में टेस्टिंग इनकी रिपोर्टों की कि झूठी रिपोर्ट है किसकी। अभी केस 2 मिनट में सॉल्व होगा। फॉरवर्ड करो रिपोर्ट है सारी अमेरिकन FBI लैब को, पूछो कि उसमें से कौन चोर इन दोनों में से। FBI हंसेगा, क्या इसमें हमारी जरूरत क्या है? इसमें तो कोई बच्चा बता देगा कि ये झूठी रिपोर्ट है गवर्नमेंट की। तो ये रिपोर्टें झूठी है। तो उसने जब हमें बताया कि ना आप इलेक्ट्रोफोरोग्राम मांगो इनसे RTI में, तो हमने 3-4 साल में अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने FIR, हमने ही फाइल कराई लेकिन अलग अलग दोस्तों ने फाइल करी हमारे नाम पे। तो उसमें पहले वाले ने जब फाइल करी तो उसने आंसर दिया कि ये सीक्रेट है। ठीक है ना, प्लीज़ अंडरस्टैंड, आई हैव द रिपोर्ट, हमने ले लिए होम मिनिस्ट्री से। कोई 30-35 पन्ने की रिपोर्ट है CFSL कैलकाटा की, ठीक है। सिर्फ उसके पीछे लास्ट में एक चार्ट है और चार्ट में से लाइनें बनी है, उसको कुछ मतलब नहीं है। ECG आपने अच्छा बोला, वो ECG की तरह होता है करके, ठीक है। तो रिपोर्ट सारी है, जो उसमें प्राइवेट रिपोर्ट्स हैं, जो प्राइवेट लोग के नाम हैं या नेताजी के परिवार के जिन लोगों ने अपने ब्लड के सैंपल दिए हैं, उनकी फ़ोटोग्राफ, उनका एड्रेस, वो सब है। तो अगर आप कह रहे हैं कि मेरी प्रिवेसी ख़राब होती है तो प्रिवेसी वाला पार्ट सारा मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। ऑल आई वॉन्ट फ्रॉम यू इज़ दैट चार्ट इन विच द लाइन इज ड्रॉन। इट विल मीन नथिंग टू ऑर्डनरी पीपल इवन इफ आई पुट ऑनलाइन। तो रिपोर्ट मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है। आई जस्ट वॉन्ट दैट चार्ट बिकॉज दुनिया भर में ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी रिपोर्ट DNA की दी जाती है तो साथ में CFSL को ये साथ में इलेक्ट्रोफॉर्म को लगाया जाता है रॉ डेटा को, ताकि आप चेक कर सको कि ठीक तो है। वो थी क्या उनके? तो पहली बार हमने RTA जब लगाया हमारे दोस्तों के थ्रू तो उन्होंने कहा जी सीक्रेट है, हम नहीं दे सकते। ठीक है। देखो अयोध्या नगरी में 2 लाख बाबा रहते हैं, साधु महात्मा। मुझे साधु महात्मा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गुमनामी बाबा में इंटरेस्ट इसीलिए है कि लोग कहते हैं सुभाष चंद्र बोस थे। आपका कहना ये है, भारत सरकार का कहना ये है, बंगाली समाज का बोलना ये है, CFSL ने बोल दिया कि वो सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, ठीक है। तो फिर कोई रैंडम बाबा रहा होगा, तो रैंडम बाबा तो रिपोर्ट दे दो हमारे को, उसको नहीं दी। सेकेंड टाइम हमने फिर RTA फाइल कराया 1-1.5 साल के बाद में, तब इन्होंने बोला कि अवेलेबल नहीं है, इट्स नॉट अवेलेबल, दैट मीन इट्स बीन डिस्ट्रॉयड और इट इज़ मिसिंग व्हाटएवर। तो ये बिल्कुल कोविड होने के बिल्कुल पहले की बात थी। तो इसको लेके हमने मीडिया में बवाल मचाना शुरू कर दिया, 2-3 प्रोग्राम शुरू हो गए इसके ऊपर, ठीक है। तो वहाँ बवाल मचा तो या कोविड आ गया था, कोविड आने से ये पूरा केस डील हो गया मेरा। लेकिन उससे आने से पहले फिर बड़ा अजीब और नॉर्मली ऐसा होता नहीं RTA में, जैसे ही इन्होंने ये आंसर दिया कंट्रोवर्सी में थी, इन्होंने फिर से एक और आंसर दे दिया हमारे को कि मिल गई, हमारे को रिपोर्ट अवेलेबल है लेकिन सीक्रेट है, हम नहीं दे सकते आपको। उसके 2 साल बाद हमने फिर फाइल कराया RTA। अब इन्होंने बोला कि एक तो कि सीक्रेट रिपोर्ट है और दूसरा बोला नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज लगा दी उसके अंदर। सो इनकंसिस्टेंसी इन द रिस्पॉन्सेस। तो उसके बाद हमने क्या काम किया कि उसके बाद से ये हमने आपको इनकंसिस्टेंट रिपोर्ट्स आ गई, RTA बहुत के कुछ आ गया। मैंने एक काम और responses किया कि मैं वो बताना जरूरी कि DNA में एक और चीज़ हमने करी है कि हमने भारतीय विदेशी एक्सपर्ट, एक ऑस्ट्रेलिया का एक्सपर्ट है और भारत के एक्सपर्ट जिसमें से अपने प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे BHU के जाने माने और भारत के बहुत जाने माने DNA एक्सपर्ट है, तो उनको हमने सरकारी रिपोर्टें दिखाई हैं, गवर्नमेंट की DNA रिपोर्ट्स।
तो उन्होंने लिखित में हमको रिटर्न में साइंटिफिक लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है कि सरकार की रिपोर्टें रिलायबल नहीं। रिलायबल नहीं। हाँ, क्योंकि मैंने डीएनए टेस्ट में नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास में सैंपल नहीं है। सुभाष चंद्र बोस की फैमिली की और मेरे पास में गुमनामी बाबा के सैंपल नहीं है, तो मैं टेस्ट नहीं करता। तो मैंने सिर्फ इन गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स को रिव्यू तो करवाया। उन्होंने उन्होंने रिटर्न बोला कि रिपोर्ट में जैसे जैसे फॉरेन एक्सपर्ट अगर ऑस्ट्रेलिया संक्षिप्त में आप इसको बताइए कि उनका बेसिस क्या है ये कहने का? नहीं नहीं जैसे जैसे Just the fact that they're not जैसे detailed? ऑस्ट्रेलिया का एक एक्सपर्ट है वो उसने साफ बोल दिया कि बिना बिना मतलब इलेक्ट्रोफोनोग्राम के तो मैं रिपोर्ट ही नहीं मानता उसको, वो देखेगा नहीं वो। तो अच्छा, इन रिपोर्ट्स में इलेक्ट्रोफोनोग्राम है ही नहीं। एक में है बहुत धुंधा सा है, छोटा सा, और दूसरी वाली के अंदर जो है वो है नहीं। जिसमें आपने बताया कि एक में सिर्फ उनकी डिग्रीज और डेजिग्नेशन है और दूसरे में पूरी डिटेल है उनकी, जो उनका जो कंक्लूजन है, उनके चार्ट वाट है, बट दे आर नॉट रेलिवेंट इलेक्ट्रोफोनोग्राम। तो सीडीएफटी की रिपोर्ट में इलेक्ट्रोफोनोग्राम है, लेकिन बहुत छोटा है, विजिबल इतना नहीं है, लेकिन है। इसमें रिपोर्ट में नहीं है, वो हम मांगने के लिए आरटीए लगाया था हम लोगों ने, जो दिन से मना कर दिया। तो ये लेकिन हमें वो एक्सपोर्ट की हमारे को आ गई है, तो वो किसी भी व्यक्ति को अगर आधा 15-20 मिनट बैठेगा उसके दिमाग से ही निकल जाएगा डीएनए का भूत करके। सारी कहानी घूम फिर के वो बेसिकली आती है कि साहब वो गवर्नमेंट क्यों नहीं बता रही है और बाहर के निकल के क्यों नहीं आए। सो दीज आर द ओनली टू प्रॉब्लम्स ऑन विच बिकॉज हम लोग को जो बताते हैं, जैसे मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि हम इतने देर से बात कर रहे हैं कि जब ये आपको बोला जाता है कि गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, तो पहले मैं ये इस्टेब्लिश करूँगा या जानना चाहूँगा कि क्या ये जो क्लेम है कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे, इसमें कोई सच्चाई है कि नहीं है। अगर क्लेम झूठा है, कोई इसका सिर पैर नहीं है, तो मैं कहानी मेरे लिए वहीं ख़त्म हो जाती है। अगर गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस नहीं है, कोई इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता वो बाहर क्यों निकल के नहीं आया, नहीं आया। देयर आर 2 मिलियन बाबा बैठे हैं यूपी में, ना निकले मुझे फ़र्क पड़ता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, मेरा कोई चाचा मामा तो है नहीं वहाँ पे कोई। मुझे गुमनामी बाबा में इंटरेस्ट तब है जब मुझे मालूम चले कि वो सुभाष बोस हो सकते हैं नहीं, ये बात अलग है, हो सकते हैं। जब ये मुझे मालूम चल रहा है कि सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं, उसके बाद मैं ये कंक्लूजन में मैं क्वेश्चन का स्थान का आह्वान पूछूंगा कि क्यों निकल के नहीं आए, और वो कंक्लूजन निकालने में वो खुद क्या बोलते थे ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये बेसिकली 2 स्टेप में प्रोसेस चलती है। पहले आप ये पता लगाओगे कि आदमी क्या सुभाष बोस हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। इट मे नॉट बी वेरी कन्विंसिंग बट यू शुड हैव रीजंस और नॉट। वंस आप उस लेवल तक पहुंच गए जब आपको लगता है कि हाँ यार ये हो सकता है, जैसे मैं तो 1000 टाइम कन्फर्म हूँ, कोई और कह रहा है चलो यार हाँ अनुज जो कह रहा है वो ठीक लगता है, तो आप जब पॉसिबिलिटी को मानने को जब आप मान लो तब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों निकल के नहीं है। लेकिन आप पहले ही बोलना शुरू कर दो भाई सुभाष चंद्र बोस इतना बहादुर आदमी था, इतना बहादुर, तो क्यों चुपके रहेगा करके। तो आपको लगता है कि मेरे सर पे सींग निकले क्या, मैं पागल हूँ, 25 साल से घूम रहा हूँ, मेरे सवाल में दिमाग में सवाल नहीं आएगा क्या। मैं जो बैठ के पूरे पूरे इंग्लैंड अमेरिका में लेक्चर दे के आया था, मैं मेरे को जो सुनने के लिए क्या पागल के बच्चे आए थे, उनके दिमाग में सवाल नहीं था क्या। कुछ ना कुछ आंसर लोगों को दिया होगा, मैं तभी तो कन्विंस हुआ है। तो ये सवाल मेरे दिमाग में भी था, इसका आंसर भी है, बहुत लंबा चौड़ा है, डिटेल है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ये कोई छोटा मोटा लोकल मर्डर स्टोरी नहीं है, इंटरनेशनल लेवल का इशू है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो उसमें लेकिन ना कि पहले आपको ये असर्टन करना है कि क्या ये आदमी सुभाष बोस हो सकता है, तो सुभाष बोस थे। एक बार आपने वो लाइन क्रॉस कर ली, तब उसके बाद आपको जानना है कि कर क्या रहे थे भारत में, और उसी में सवाल निकल के आया कि वो क्यों निकल के नहीं आया और गवर्नमेंट क्यों नहीं बताई। तो वहाँ मेरी स्पेकुलेशन या वहाँ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वहाँ पर काम आएगी। तो ये इसको हम लेके चल रहे हैं। और आपने मुझसे पूछा था कि इस पे क्या मतलब, एक क्वेश्चन नहीं था कि वो क्रेडिबिलिटी का, तो ये था कि आपको मैंने कहा था कि ललिता बोस ने कोर्ट केस लगाया था 1985-86 में, जिनके ऑर्डर के बेस पे वो सामान सील हो गया था। भतीजे ने उसके बाद में वो केस ठंडा पड़ गया, अलग अलग कहानी है, गवर्नमेंट ने फाइल गोल कर दी, कुछ जो भी था वट, ललिता बोस भी चुप हो गई। बाद में जाकर के ये जो जिस मकान में वो रहे आखिरी में, उनकी डेथ हुई है राम भवन में, उनके मकान मालिक ने शक्ति भाई साहब शक्ति सिंह ने केस ठोक दिया एक और कि सामान जो मेरे घर से मिला था उसका क्या हुआ। तो कोर्ट ने उनके केस को और ललिता बोस के केस को कम ज्वाइन कर दिया और उस पर फिर हियरिंग स्टार्ट करी, और उसका 2013 में वर्डिक्ट आया। और 13 में जो वर्डिक्ट आया है उसमें उन्होंने नेताजी की पूरी जीवनी और उनकी डेथ मिस्ट्री को एक्सप्लेन किया। और जब वो गुमनामी डेथ मिस्ट्री पे आते हैं तो उन्होंने मेरे नाम पे स्पेसिफिक, ये कोर्ट की ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, जज साहब के स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं कोर्ट की ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। तो बाकायदा मेरे नाम पे अलग से हेडिंग बना करके उन्होंने ये साफ उसमें मतलब 3-4 पैराग्राफ लिखे हैं, ज़्यादा लिखे हैं मेरे बारे में, और ये बोला है कि जो ये आदमी किताब में लिख रहा है, और ये पुरानी किताब है मेरी, नई किताब तो मेरी पता नहीं कितने उससे 6 गुना आ गया। तो उसमें लिखा है कि ये जो आदमी लिख रहा है वो प्राइमा फेसी जो है क्रेडिबल है। क्यों सरकार इसको आंसर नहीं दे रही मैं हमको समझ में नहीं आ रहा।
तो बेसिकली कोर्ट ने मेरे को वहाँ पे बैकिंग दी है कि ये आदमी जो बोल रहा है गलत नहीं कह रहा। उल्टा उन्हें समझ प्रॉब्लम हो रही है कि सरकार क्यों इस बात पे आंसर नहीं दे रही ढंग से इस पेज पे। तो मेरी क्रेडिबिलिटी वहाँ पे आ गई करके। तो कोर्ट ने कहा कि ये सामान जो हमारे कहने पे सील हुआ था इसको किसी जगह पे डिस्प्ले किया जाए। डू यू अंडरस्टैंड दिस? व्हाई वुड यू डिस्प्ले समबडी किसी रैंडम बाबा का सामान? मैंने कहा 2 लाख बाबा बैठे हैं यूपी के अंदर, उनका सामान कहीं डिस्प्ले किया जाए। और इस पे एक्सपर्ट की कमेटी बना करके जिसमें एक्सपर्ट हों अलग अलग लेवल के, उनकी इंक्वायरी की जाए आदमी था कौन। अगर 2-2.5 हज़ार उसके ऑब्जेक्ट यहाँ रह गए हैं तो उसका आइडेंटिटी फिक्स करने में क्या प्रॉब्लम है। तो उसके बाद में हम लोग हम का मतलब मैं, मेरे दोस्त और नेताजी के परिवार के वो लोग जो हमारे साथ में थे, हम लोग उस ज़माने के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से मिले। तो सामान उनका सारा का सारा उन्होंने डिसीजन लिया कि अयोध्या में रामकथा संग्रहालय एक जगह है। अच्छा, उसमें नीचे के फ्लोर पे जो 1993 में जब वो ढांचा तोड़ा था तो नीचे से मंदिर के अवशेष निकले थे, तो वो डिस्प्ले पे है। तो उसके ऊपर के फ्लोर पे उन्होंने ये सामान को रखवा दिया गुमनामी बाबा की। तो वो पूरी म्यूज गैलरी बना करके अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने पूरी गवर्नमेंट वो बना दी, वो वहाँ रेडी हो गए। उसके बाद हुआ ये कि अखिलेश महाराज की गवर्नमेंट आ गई। तो पहले इन्होंने बजट में अप्रूवल दिया कि बजट उनका जो सेंट्रल बजट, उनका जो यूपी गवर्नमेंट का जो बजट है, ये जो उनका गुमनामी बाबा का सामान मिला है उसकी उनको वीडियोग्राफ करेंगे, फोटोग्राफ लेंगे उनकी। तो बाकायदा बजट में उसको एलोकेट किया उन्होंने फंडिंग को, यूपी ये महाराज की गवर्नमेंट ने, अपने जो योगी जी। तो उसके बाद में उन्होंने फिर बाद में ये मतलब ऐसा बोला गया था कि ये जब जो है इसको महाराज आके इसको अनवेल करेंगे, क्योंकि वो म्यूज़ियम गैलरी बन गई है लेकिन वो बंद पड़ी है पब्लिक के लिए। आप वहाँ जाएंगे ताला लगा हुआ है। तो कहते हैं वो मुख्यमंत्री आगे इसको अनवेल करेंगे, ऐसा उन्होंने कोई शगुफा वहाँ पे छोड़ा था, मुझे पता नहीं। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है कि वो अनवील नहीं हुई। महाराज वहाँ जाते नहीं है, वो जाते तो नीचे से निकल आते हैं। तो हम कई बार वहाँ गए, लोगों से मिले हम लोग, और लोग मिले, हम लोग मिले और लोग मिले। तो गैलरी मैंने देखी हुई है अंदर से। तो उसमें उन्होंने लोगों से बात करते तो लोग रो पड़ते हैं वहाँ के जो देखने वाले कि नेताजी का सामान पड़ा लेकिन सरकार खोलने नहीं दे रही। तो वो खोलने ना देने का कारण ये कि अगर उसको वो खोल देते हैं गैलरी को, तो वहाँ पे उसकी सामान की अपनी भाषा है कि वो जर्मन बायनोकुलर्स पड़ी हैं। नेताजी के परिवार की कोई आदमी किसी और के माँ बाप की फ़ोटो क्यों रखेगा अपने घर में, मुझे बता दीजिए। कोई व्यक्ति किसी और के माता पिता की फ़ोटो घर में छुपा के क्यों रखेगा? तो नेताजी के माता पिता की फ़ोटोग्राफ और उन्होंने मंगवाई थी। भेजने वाले भी छोटे मोटे लोग नहीं हैं। बोला मुझे पिताजी की वो फ़ोटो चाहिए, माताजी की वो फ़ोटो चाहिए। तो ऐसे बहुत सारा सामान है जिसको देख के आपका दिमाग घूम जाएगा कि बाबा नहीं है। जैसे एक छोटा एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। मान लीजिए कि बस्ती जैसे है, बस्ती एक भारत का एक बहुत स्मॉल टाउन है। आपको पता है कि भारत में स्मॉल टाउन कैसे होते हैं जी। ठीक है ना, आपको पता कि वहाँ पे हालत क्या है। तो स्मॉल टाउन है यूपी में और उसमें बस्ती के अंदर वहाँ पे एक मान लीजिए कि वहाँ की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में यहाँ पर मैं नौकरी कर रहा है, ठीक है। आप मेरे सीनियर हैं, मैं आपका जूनियर हूँ। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि इसका मुझे बेसिक आइडिया जगमोहन जी जो गवर्नर साहब ने दिया था। मेरी किताब पे एक डिस्कशन हुई थी जो पहली वाली पे, तो जगमोहन जी उसके चेयर थे जो गवर्नर कश्मीर गवर्नर थे। तो उन्होंने मुझे कुछ बताया, उसके बेस पे आपको ये कहानी बता रहा हूँ मैं। एक आपको हाइपोथेटिकल सिनेरियो कि सपोज कि आप और मैं लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में काम कर रहे हैं। आप मेरे सीनियर हैं, मैं आपका जूनियर हूँ, और मैं आपको आके आज रिपोर्ट करूँ कि साहब शहर में नया बाबा, आज के ज़माने 2025 में, कि शहर में नया बाबा आया है बस्ती में और वो टाइम मैगजीन पढ़ता है अमेरिका वाली। तो आप मुझे बोलोगे कि बेटा इसकी पूरी रिपोर्ट निकाल के देखिए कौन बाबा पैदा हो गया यूपी के अंदर, वो भी बस्ती के अंदर, जो टाइम मैगजीन पढ़ता है आज के ज़माने में। क्योंकि बस्ती में टाइम मैगजीन होती है किसी को पता भी नहीं होगा आज के ज़माने में, ठीक है ना। तो अगर आप ये समझते हैं कि 1960s में एक बाबा जी वहाँ रहते हैं बस्ती में और वो रीडर डाइजेस्ट पढ़ता है, टाइम मैगजीन पढ़ता है, वो चार्ल्स डिकन्स का फुल कलेक्शन रखता है, पीजी वुडहाउस का कलेक्शन रखता है, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन वेल एरियन डूडेंट की पढ़ता है, उस पर कमेंट करता है मार्जिन पे, विलियम शेक्सपियर के नावल पढ़ता है। तो ऐसे कौन से बाबे पैदा होगा यूपी के अंदर? तो ही इज़ नॉट एन ऑर्डनरी पर्सन। तो लोग समझ जाएंगे कि ये बाबा और तो कंट्रोवर्सी होगी, मीडिया इंटरेस्ट लेगा, लोग इंटरेस्ट लेंगे। गवर्नमेंट का एम है कि केस बाहर नहीं आना चाहिए, इसलिए वो गैलरी बंद की बंद पड़ी है। अब उन्होंने सामान को वहाँ से उठा के कहीं और भेज दिया। मेरा 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 मानना है कि वो डिस्ट्रॉय कर देंगे इसको, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है कि केस को दबा दिया जाए। तो ये इतना मटेरियल जब आप डिस्प्ले करोगे तो
क्रिएट प्रॉब्लम्स पब्लिक, तो वो नहीं हुआ। हाँ, तो फिर उन्होंने बोला था कि इस पर इंक्वायरी करवाया जाए और एक्सपर्ट्स को लेकर के। तो ये डिसीजन शायद उन्होंने ठीक नहीं लिया। अखिलेश यादव गवर्नमेंट ने हमारे कहने पे हुआ था, उन्होंने कमीशन बना दी और उसमें एक ही जज साहब थे, जस्टिस सहाय। तो वो कोई एक्सपर्ट को नहीं लिया उन्होंने करके। तो अब उसके बारे में अब कभी ये हम पूरी कमीशन क्या करेगी? नहीं, वो कमीशन नहीं है बेसिकली। अब मैं उसको मेरे हिसाब से नौटंकी हुई थी, वो कमीशन नहीं है, वो नौटंकी है। पर कई लोग उसका नाम लेते हैं कि एक विष्णु सहाय कमीशन बनी थी करके, तो मैं तो ये बात बता रहा हूँ कि नौटंकी थी, वो कमीशन नहीं थी। कमीशन ऐसे नहीं होती। वो कहा घर बैठ के बैठे कि जो मेरे पास आएगा उसकी बात करूँगा, किसी की बात करूँगा। ना उसने इन्वेस्टिगेशन करी, ना उसने कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट चेक की, वो हमने सारे उनके दिखा दिए। इट वॉज अ जोक। तो इट वॉज अ जोक, इट शुड नॉट बी टेकन सीरियसली, बट इफ इट इज़, हम लोग द्वारा बैठेंगे तो मैं आपको डिटेल बता दूंगा कि नौटंकी हुई है। मैं बैठ के अमेरिका से टेस्ट करवा रहा हूँ, तो आपकी कमीशन किस बात के लिए बैठी हुई है? हमने उनके सामने करवा लिया था। उन्होंने कहा जी मैं नहीं करवाऊंगा टेस्ट। हम बैठ के दिल्ली में बैठ के टेस्ट करवाए अमेरिका में, आप किस लिए कमीशन खोल के बैठे हुए? ठीक है ना, वो अलग कहानी है। वो नौटंकी है, उसका कोई उसने फिर डिसीजन ये नहीं दिया, उसने बोला सुभाष चंद्र बोस नहीं, और सारे खुश हो गए। तो आपकी इंक्वायरी कमीशन बस ये करवाने की बेटी कि सुभाष चंद्र बोस, नाम तो बताओ। तो उन्होंने 12 फाइंडिंग दी। बड़ा महान आदमी था, बड़ा बहादुर था, उसको दुनिया की बहुत जानकारी थी, बड़ा उसमें धैर्य था, उसमें ये था वो था, वो सब ठीक है यार। आप सारी क्वालिटी जो गिना रहे हो सहाय कमीशन में, वो सारी क्वालिटी सुभाष बोस में भी आती है। आखिरी में लिख दिया आपने कि नेताजी के फॉलोवर थे। नाम तो होगा, नेताजी के सारे फॉलोअर्स का पता है हमें कौन कौन फॉलोवर थे। नेताजी का ऐसा कौन सा महान फॉलोअर पैदा हो गया अयोध्या के अंदर, जिसको मिलने के लिए सुभाष बोस के पर्सनल दोस्त आके उसके पैर पड़ रहे हैं, उसके फैमिली वाले आ रहे हैं उसे मिलने के लिए इनडायरेक्टली? उनको नहीं मालूम? चिट्ठी पढ़ी है जज आपने, जो पता है क्या वहाँ पे? तो वो बोली बेकार की बात, वो नौटंकी थी, वो तो उसको छोड़ दीजिए। बट ये कहानी यहाँ पे आके अटक जाती है कि कहानी गुमनामी बाबा की है। गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे, और पहले आपको ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि वो सुभाष बोस थे। उसके बाद में बाकी सवाल, वो कब आए, जो आप कैसे आए। इस्टेब्लिश कर चुके हैं, जो मैं आप कन्विंस्ड हो। आई एम मोर देन कन्विंस्ड अबाउट इट। सो उसके बाद में आपको, आपने मुझसे वो पूछा था कि उसमें स्टोर्स मटेरियल के बारे में बात कर रहे थे। तो गुमनामी बाबा की जब कहानी आती है तो उसमें जो लार्जर मटेरियल का था कि जो उन्होंने खुद चिट्ठियाँ लिखी हैं गुमनामी बाबा के हाथ से। एक वो, एक दूसरा है कि उन्होंने चिट्ठी लिखी आपको, आप भी बहुत बड़े आदमी हो, आप आईएन इंटेलिजेंस में थे, आप रिप्यूटेड फ्रीडम फाइटर हो, आपने अपनी हैंड राइटिंग में कॉपी कर ली, तो वो भी हमारे पास में है। तीसरा है कि आप उनसे मिलने आ रहे हो, आप नेताजी से जुड़े हुए थे, हिस्ट्री में आपका नाम है, आप फ्रीडम फाइटर हो, आपको उन्होंने अलाउ कर रखा कि आप मेरे मिनट्स अब बनाएंगे नोट्स के। जैसे फॉर एग्जांपल जब मुरारजी भाई की गवर्नमेंट बनी थी। सर ये जो आप जिनकी बात कर रहे हो, आप कह के, ये आपको नाम पता है? कौन आप, मतलब कोई भी जो आदमी, मैं आपको, क्योंकि मैंने भी उनको डिस्कस नहीं किया ना, अलग अलग लोग थे। जैसे कि हाँ 1970, बट कौन आ रहे थे और किन से बात हो रही वो थी, पूरा किनसे लंबा मिनट्स चौड़ी लेना? कहानी, वो हर एक आदमी का पूरी पूरी हिस्ट्री है बट वो ना। आपके पास डिटेल पूरी है? अरे सबके नाम पता पड़े हैं, जैसे पवित्र मोहन रॉय है, ये है सुनील दास है, वो सबके पता, सबके लेटर वेटर नाम, कईयों से मिले हैं जो जीवित थे, जो कई जो नहीं हैं उनके घर वालों से मिले, तो वो सब है अवेलेबल, सब डाटा अवेलेबल है। तो उसमें पवित्र मोहन राय जी की ग्रैंड डॉटर अमेरिका मिली मेरे को। कितना टाइम लगाया सर आपने इस चीज़ ये के? मैं करता रहा हूँ, लेकिन ये ऑटोमेटिकली काम शुरू हुआ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना लंबा 20 चलेगा। साल लग गए आपको? देखो रिसर्च जो होती है ना, अगर आप ढूंढेंगे ना, देर आर पीपल जो अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं मच्छरों में रिसर्च करने के लिए, मच्छर पे, कीड़े मकोड़े पे। रिसर्च इसी को बोला जाता है कि आप किसी टॉपिक पे रिसर्च, और जो भी आदमी रिसर्च करेगा, साइंस में रिसर्च करेगा, आपने रिसर्च करनी है कि पानी साफ कहाँ पे होता है, तो लोग पूरा जीवन रिसर्च करेंगे ना। एक्सपर्ट उसी को बोलते हैं जो किसी टॉपिक पे पूरा जीवन निकाल दे। मैंने ये टॉपिक चुना, इस टॉपिक में हमें हाँ सर, फ़ायदा बट नहीं। वो अच्छा मोटिवेशन। मुझे नहीं मालूम मोटिवेशन की, मैंने कहा ना विक्रम बेताल की कहानी, मोटिवेशन कुछ नहीं, मैं इसमें आ गया, बेताल मेरे को छोड़ता नहीं है। मोटिवेशन बाद में खुद बनता चला गया अपना, कि लोग बोल रहे हैं, कर रहे हैं। शायद एनी मेरा मेरा मानना है कि मैं आखिर में ये, मेरा ये कंक्लूजन ये निकला कि शायद कोई हमारा कोई पिछले जन्म का कोई वो है, कोई हमने कोई हो सकता है आप भी आजाद हिंद फौज में रहे हो। पिछले जन्म में को होता है, पुलिस में रहो, पहले पुलिस में कोई इंक्वायरी की हो, उसके बाद का पता होगा हमारे को, मालूम नहीं। तो मुझे कोई पिछले जन्म का कोई ऐसा लगता है कि कोई हमारा कोई वहाँ पे कोई चीज़ रह गई थी, या वहाँ का कोई हमारे पे, हमारे सिर में था, जो इस जन्म में हम अपना काम पूरा किया। तो हमने कोई अच्छा काम किया या बुरा काम किया पिछले जन्म में, उसकी भुगताई हम लोग इस जन्म में कर रहे हैं। क्योंकि हमें तो हमारे देखो हिंदुओं में तो वही माना जाता है कि पिछले कर्मों का फल आपको इस जन्म मिलता है। तो पिछले जन्म में कोई ऐसा काम मैंने किया होगा, उसकी वजह से मुझे इस जन्म में ये बैठ के काम करना पड़ बट रहा सर है। इसके लिए आपको काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है अब क्या? वो अलग चीज़ है, वो मैंने कहा ना कि मेरे को नहीं मालूम था ये ऐसे होगा, कि मैं सोच समझ के नहीं आया था वो। और ये चीज़ें मैंने कहा, अब मैं अपने बारे में कम सोचता हूँ, क्योंकि फ़ायदा नहीं है सोचने का उससे, कि विक्रम बेताल वाली कहानी, कि बेताल मेरे पीछे बैठ गया,
और बेताल मेरे को छोड़ता नहीं है। मैंने बेताल को छोड़ने की कोशिश की थी बीच में एक दफ़ा, लेकिन बेताल ने मुझे छोड़ा नहीं। अब करते 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 हो गया पीछे, फिर इशू जब डेड होता है कुछ ना कुछ बात से जिंदा। अब जैसे आप पॉडकास्टिंग में जिंदा हो गया आजकल। पहले ये अगर मीडिया में इंटरेस्ट दिखा है वो ख़त्म हो गया कोविड के बाद। कोविड के बाद में बिल्कुल कट ऑफ हो गया। अब भगवान भला करे इनका, अमेरिका वालों का, इन्होंने ये इंटरनेट बना दिए, वाईफाई हो गया, सब कुछ हो गया, पॉडकास्टिंग शुरू हो गई। पॉडकास्टिंग ना होती तो ये भी इशू ख़त्म हो जाता। पॉडकास्टिंग से बहुत फ़ायदा मुझे हुआ कि पॉडकास्टिंग इकलौती जगह है जहाँ पे आप लंबा बात कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका जवाब 1 मिनट में नहीं आएगा ना, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। तो उसमें पॉडकास्टिंग में कम से कम मैं खुल के बात कर पा रहा हूँ और लंबी बात हो रही है, लोगों को समझ में आ रही है। तो इशू तो अब हमने उस मामले में काफ़ी लोगों तक अब मुझे दिखाई दे जाता है ना, मुझे मालूम चल जाता है। जब मैं बाहर निकलता हूँ तो एयरपोर्ट में जाता हूँ तो लोग मुझे पहचान जाते हैं, बातचीत करते हैं। हर जमात के लोग मिलते हैं मुझे, मतलब कांग्रेस के लोग मिल जाते हैं, बीजेपी के लोग मिल जाते हैं। और सबसे खुशी की बात है कि यंग लड़के लड़कियों में एक्सपर्ट लेके इंटरेस्ट है। सर बट एक बात बताओ, एंड यहाँ पे ना मैं आपसे आई वुड वांट यू टू एलैबोरेट। आपने बोला पॉडकास्टिंग में, फ्रैंकली आई वुड वांट द ऑडियंस आल्सो टू नो दिस। आपने कोई मेरे से फीस तो चार्ज की नहीं है, यू हैव इन्वेस्टेड योर टाइम। आपने आया, आपने मेरे को मेरे सवालों का जवाब दिया। आपने शायद ऑडियंस की रिक्वेस्ट के पे पर आप यहाँ पे आए, उनके कई सवाल होंगे जो आपने एड्रेस किए होंगे। सो फ़ायदा तो ऐसे, और मैं बोलूँ कि कोई आलोचक कहे कि आप अपनी बुक की पब्लिसिटी कर रहे हैं, तो सबको पता है कि बुक की देखिए रॉयल्टीज़ क्या बुक है। का मैं आपको बताऊँ, बुक का सो बुक सर जस्ट अलाउ मी 1 मिनट और, मैं आप ही की ये बात कर रहा था कि फ़ायदा तो आपको मटेरियलिस्टिक फ़ायदा तो एटलीस्ट मेरे साथ कॉन्वर्जेशन करके तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। सो व्हाट ड्राइव्स यू? देखो मटेरियलिस्टिक, तो अगर कोई भी आदमी जो मटेरियलिस्टिक होगा वो इस केस में घुसेगा नहीं, क्योंकि ये तो पहले से मालूम था कि पैसा वैसा इसमें है नहीं। किताब लिखने में मैं आपको ये एक एडवाइस दे सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस में। मेरी अभी पिछली वाली किताब पेंगुइन रैंडम हाउस ने छापी है, जो वर्ल्ड का और इंडिया का नंबर 1 पब्लिशिंग हाउस है। वहाँ तक पहुँचना वो भी नेताजी की डेथ को लेके चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए कि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि अगर आप में से कोई भी व्यक्ति किताब लिखना चाहता है और आपका इंटेंशन है कि किताब चले और पैसे बने उससे, तो जैसे आपके इंस्टा में जो रीलें चलती हैं ना आपकी, जिस पे मिलियंस ऑफ हिट्स आते हैं, बस ध्यान रखना कि किताबों में वही चलता है। आप किसी चोर उचक्के, डाकू, डॉन जैसी फिल्में भी चलती हैं ना, कि डॉन की फिल्में सब देखते हैं, लेकिन कोई फिल्म जैसे अशोक आई थी उसकी, शाहरुख खान की, पिट गई वो। भारत के लोगों को हाँ, शाहरुख इतिहास, खान की डॉन चल गई थी। हाँ डॉन चलेगी, क्योंकि डॉन में वो नाचने गाने का सीन, ये वो फलाना ढमकाना, गुंडों को, तो लोगों को गुंडों वुंडों में गलत चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसके लिए पैसा खर्च करने को तैयार है। ठीक है ना, तो लोग पैसा खर्च करते हैं उस पर। लेकिन इन चीज़ों में लोग चाहते हैं कि फ्री फंड में दूरदर्शन में आ जाएगी तो देख लेंगे, लेकिन पैसे खर्च करके वो सिनेमा हॉल में नहीं जाने वाले। तो ज़्यादातर फिल्में आपको पता है, फ्रीडम फाइटर वाली फिल्म फ्लॉप होती है। सुभाष बोस पे भी जो फिल्म बनी है फ्लॉप हुई थी। तो एक दो वो चली हैं जो मेरी बनी, उसमें डेथ मिस्ट्री के बारे में, वो एक अलग एलिमेंट है। तो अगर आपने पैसा कमाना हो तो ये फील्ड बिल्कुल गलत है उसके लिए। तो वो तो मेरे को पहले से था कि मैं मेटलिस्टिक आदमी नहीं हूँ। अगर मेटलिस्टिक होता इसमें आता नहीं, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है। किताबें आप लिखो लव स्टोरी वगैरह पे, इन चीज़ों पे जो बिकती हैं, जिनकी इनकी जो किताबें इस तरह की हैं, मतलब जैसे चेतन भगत किताबें लिखते हैं जो आपकी जीवन से जुड़ी हैं, आपकी लव स्टोरीज़ हैं वगैरह, वो चलती हैं, उनकी बहुत मिलियंस में सेल जाती है, तो पैसे कमा सकता है आदमी बहुत ज़्यादा। या कुछ एक्सेप्शनल केस हो गए कि आपने, या फिर आप विदेश का आपका कनेक्शन होना चाहिए कि भाई आप विदेश में रहते हो या फिर आप खुद विदेशी हो। अब जैसे मैं कि आप कभी भी किसी बड़े उसमें जाएँ, बुक शॉप में, और एयरपोर्ट में जो बुक की दुकानें होती हैं, आप जाके किताबें देखना कौन-कौन सी किताबें बिक रही होती हैं। तो वो किताबें जो मुझे जगमोहन साहब ने बताया था कि ये लोग किताबें पढ़ने के लिए नहीं पढ़ लेते, वो तो एक स्टेटमेंट देते हैं कि देखो मेरा घर है, मेरे घर में तो बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं, मेरे घर में तो ये रखा हुआ है। मैं अब जैसे कि नटराज की मूर्ति घर में लोग लगाते हैं इसलिए कि वो धार्मिक है। नटराज की मूर्ति एक फैशन स्टेटमेंट है, वो एक स्टाइलिस्ट आर्गुमेंट है। उसका धर्म से कोई लिंक हर एक के लिए नहीं है। तो ऐसे लोग ना किताबें शो में दिखाने के लिए कि ये मेरे पास में, स्कॉलरली मैं लगता है। स्कॉलरली हूँ, मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मैं तो ये अंग्रेजी किताबें पढ़ता हूँ। फॉर जैसे मैं एग्जांपल, पता नहीं मैंने पहले आपको दिया कि नहीं दिया, कि वो वाला था ना कि वो, कि मिशेल ओबामा की किताबें बहुत मिलती हैं इंडिया के अंदर, जो ओबामा साहब की वाइफ थी। तो मैंने किसी को पूछा था एक बार कि कोई उठा रहा था मेरे सामने, मेरी बातचीत हो गई एयरपोर्ट पे कि ये सिनसिनाटी में और कनेक्टिकट में क्या फ़र्क है। तो उसको मालूम नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। जब तेरे को ये नहीं पता कि सिनसिनाटी कनेक्टिकट में अमेरिका में कौन सा शहर है, कौन सी जगह है, तो ये किताब किस लिए पढ़ रहा है, बता मेरे को। ये किताब तुम्हारे लिए बनी नहीं है। ज़्यादातर किताबें जो अंग्रेज़ लिख रहे हैं ये आपके लिए बनी नहीं है, ये बनी है उनके जो अंग्रेज़ इंग्लैंड में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं। मेरे को तो आप पैसे दोगे तो, बल्कि मुझे
मुझे अच्छा नॉलेज है यूएस के बारे में, तब भी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मेरे मतलब की किताब नहीं है। अब बहुत साल पहले, आपको याद नहीं होगा, ये बेनज़ीर भुट्टो की भतीजी आई थी यहाँ पे इंडिया में, उसकी किताब बहुत चली। फिर जस्ट बिकॉज समबडी इज़ गुड लुकिंग मैं उसकी किताब खरीद लूँगा? मैं पागल हो क्या मैं? बट वाई शुड यू, वाई हम, मैं और आप जो भारतीय हैं, बेनज़ीर भुट्टो की उसकी भतीजी क्या किताब लिखती है पाकिस्तान के बारे में, उससे मुझे फ़र्क क्या पड़ता है? वाई डू आई केयर? होगा, अच्छी बात है, वो अच्छी बात लिखिए, खुशी की बात है, मुझे कोई मुझसे नाराज़गी नहीं है। और इतने लोग पागल हैं कि किसी की शक्ल लेके किताबें खरीद लेंगे, पर लोग हैं पागल ऐसे। ज़्यादातर लोगों की किताबों में कुछ सेंस नहीं होता। मेरे को एक चीज़ समझ में मैं किसी का नाम लूँगा नहीं, लेकिन ना कहीं ये देखा नहीं कि वो नावल इंडिया में लोग लिख रहे हैं करके, उनके ऑथर अपना धमकाना है करके। अगर आपको अंग्रेज़ी पढ़नी आती है, तो भैया 50 गुना अच्छी किताबें मिलती नहीं है अंग्रेज़ अमेरिकन ऑथर्स की, आप उनकी कॉपी क्यों उठा रहे हो आप उनकी? या तो है कि मेरे को अंग्रेज़ी पढ़ने नहीं पड़ती, तो ठीक है भैया, लेकिन तेरे को अंग्रेज़ी समझ में आती है तो उससे लाख गुना अच्छी किताब मिल तो रही है इंग्लैंड की, अमेरिका की, वो पढ़ लेना, ये क्यों पढ़ रहा है घटिया कॉपी उसकी? तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, किताबों की दुनिया में ये नहीं चलता। तो मुझे मालूम था कि उसमें ये नहीं है करके, बट मटलिस्टिक में नहीं हूँ। लेकिन एक लड़ाई शुरू हुई, अपने आप चलती आ रही है, उसमें हम लोगों का साथ हो गया, लड़ाई कर रहे हैं। अब ये डेस्टिनी है, मैंने कहा ना, कोई पिछले जन्म का कुछ होगा कि ये आपका डेस्टिनी, बेताल है। बेताल कह लो या डेस्टिनी कह लो, वो बेताल मुझे वो ड्राइव कर रहा है। अब बस यही है कि अगर वो मेरे जीते जीते जीने में क्या ना, मेरे अगर एक लाइफ में, ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ केस सेटल हो खुल्लम खुल्ला, पर पर्सनली मुझे पता है ये केस सेटल हो चुका है, मुझे लोगों ने कंफर्म किया है, मुझे अब पता है कि इसलिए मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ कि ये वहाँ पे थे, ये गवर्नमेंट को ही मालूम है हाईएस्ट लेवल पे। लेकिन इस्टेब्लिश हो, मैं भी चाहूँगा ना कि मेरे को भी अपने आंखों के सामने एक रिस्पेक्ट मिले कि भी आपने ये सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी क्रैक कर दी, तो उसकी मैं नहीं चाहता कि बुढ़ापे में कि भैया आप 80 साल के हो तब केस खोलो, तो फ़ायदा क्या है उसमें? आप एंजॉय नहीं कर सकते, ना फ़ायदा आपको करने का। या मेरे को डर लगता है कि वो मुंशी प्रेमचंद ना बन जाए हमारा, कि जीते जी तो को पूछा नहीं आपको, मरने के बाद में आपको मुंशी प्रेमचंद याद आ रहे हैं। तो मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे जैसे लोगों को मरने के बाद ही हीरो बनाया जाता है, जीते जी हमारे को पूछता नहीं है कोई करके। तो वो प्रॉब्लम है कि इसमें लड़ रहे हैं, कि कोशिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जो ये डेस्टिनी जो हमसे काम करवा रही है, वो शायद उसे टाइम पे सॉल्व कर देगी, हमारे होते होते, और हमारे ना केवल होते होते, आने वाले कुछ साल में। बिकॉज मैंने कहा ना कि बहुत ज़्यादा आगे जाकर, क्या 40 साल बाद आपकी कोई फाइल खुल रही है, पता नहीं हम हो ना हो, या अगर हो भी तो इतने बुढ़े हो जाएं कि कोई फ़ायदा नहीं उसमें होने का, क्या फ़ायदा उसका फिर? अभी हो कि अभी तक कि ताकि हम लोग जाके 4 गालियाँ दे सकें लोगों को, भैया हमें तो आपको 20 साल से कह रहे हैं कहानी ये थी, आपने सुना नहीं हमारे को, तो ये कहानी है, तो चल रहा है। हाउ तो डू यू थिंक, आपको कैसे लगता है कि इस माध्यम के थ्रू ऑडियंस कैन सपोर्ट यू? एनी मैसेज? सपोर्ट का ये कर सकते हैं कि देखो, ये सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि ये पॉडकास्ट अपने आप में बहुत अच्छा मुझे मीडियम मिल गया, क्योंकि आपसे बैठ के लंबी बात, क्योंकि चैनल में मेरे बहुत दोस्त हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में, लेकिन उनके पास का फॉर्मेट ऐसा नहीं है, एक से 1 to 1 में 1 to 1 में बात करेंगे, वो बहुत बड़े मंत्री से, वो मेरे से छोटे बंदे से बात नहीं करेंगे। तो मैं वो सीलिंग तोड़ नहीं पा रहा हूँ कि मैं इतना फेमस नहीं हुआ हूँ कि मुझे बुला के मुझसे बात करें वो, ठीक है? मैं वो तो हूँ नहीं कोई कि मेरे को 5 मिलियन फॉलोअर बैठे मेरे करके, तो वो नहीं बुलाते। तो तो वहाँ हो नहीं पाता, तो उसको छोड़ दिया। लेकिन पॉडकास्ट ने मुझे इनेबल करा है कि पॉडकास्ट के थ्रू मैं 2-3 घंटे बोल सकता हूँ, तो अब बहुत लोग देख रहे हैं उसको। और तो इसलिए, तो पहली चीज़ कि आपने मुझे बुलाया, आपने समय दिया, आपके पास भी और ऑप्शन थे, तो जो भाई इसको देख रहे हैं पॉडकास्ट को, इसको शेयर और लाइक करो। गवर्नमेंट ने कोई टैक्स नहीं लगा रखा इन चीज़ों के ऊपर, और शेयर करो इसको व्हाट्सएप पे, यहाँ पे जो भी करके, ताकि और लोगों तक जाए। क्योंकि दैट इज़ अगर जितने हिट मिलेंगे उस हिसाब से, अगर मान लीजिए ये पॉडकास्ट चलता है, इसमें मुझे बहुत हिट मिलते हैं, मुझे दूसरा पॉडकास्टर बुलाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि अभी देश में, वही मैंने कईयों से करा है, आगे अभी बहुत लोग पड़े हैं, और कईयों से रिपीट करने के बहुत चांसेस हैं। तो वो एक बार वो सर्कल में घुस जाएगा, तो आप लोगों की वजह से जो मेन स्ट्रीम मीडिया में काम नहीं हो सकता, मुझे इंटरेस्ट भी खत्म उनमें हो गया है। आप लोग के थ्रू हम लोग जनता तक अपनी बात ले जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि ओवरऑल यंग ऑडियंस को इसमें इंटरेस्ट है इस केस में। तो एक तो ये है कि पॉडकास्ट जो ये देख रहे हैं, इसको शेयर करें, लाइक करेंगे, तभी हम दोबारा बात बैठेंगे। अगर इसमें हिट ही नहीं आएंगे तो मैं क्यों, आप ना मुझे आप बुलाओगे, मैं भी कहूँगा यार हिट तो आते नहीं, क्या करके वहाँ जाके टाइम बिताना। तो ये शेयर करें, लाइक करें। दूसरा ये कि इस केस को समझने के लिए किताब बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि किताब में सारी बातें अगर बोलना शुरू कर दूँ तो 8-10 घंटे लग जाएंगे मेरे को, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल है, बहुत डाटा है, समझाना मुश्किल हो जाता है। तो किताब में वो सारा फोटोग्राफ लगा करके पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो 2 किताबें हैं, एक बोस रिसेप्शन, जो आपकी प्लेन क्रैश थ्योरी और एशन एंगल को पूरा कवर कर रही है, विद द हेल्प ऑफ द सीक्रेट फाइल्स जो रिलीज हुई उनको लेकर के। दूसरा ये किताब है कलंड्रम। कलंड्रम में गुमनामी बाबा की कहानी पूरी डिटेल में डाल रखी है, जिसका मैंने आपको बिल्कुल बहुत थोड़ा बताया उसके बारे में।
किताब पढ़ें, किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किताब बहुत से लोगों ने मेरी किताब पढ़ी है जो कहते हैं हमने ज़िंदगी में पहली बार यही किताब पढ़ी, उनको अच्छी लगी। तो मज़ा आएगा। ऊपर से आप किताब लेने से पहले आप किताब प्रोडक्ट लेते हैं तो अमेज़न में जाके रैंकिंग चेक करते हो। आप रैंकिंग चेक कर लो, रैंकिंग बहुत अच्छी है। तो दीज़ आर वेरी वेल रिसीव्ड बुक्स। सो बट अगर आप किसी दूसरे नॉवल लाखों में ले सकते हैं तो हमने क्या पाप किया भैया? हमें क्यों नहीं आप पढ़ते हैं लाखों में? हमें क्यों आपने हज़ारों में रिस्ट्रिक्ट कर रखा है? ऐसे लोग लिखना छोड़ देंगे, सारे नॉवल लिखो बैठ के। अगर जब लोगों ने पढ़ने ही नॉवल हैं बैठ के, लोगों ने अगर लव स्टोरियाँ पढ़नी है, तो भैया क्यों हम पागल हैं बैठ के रिसर्च करें पूरी ज़िंदगी भर में और ये किताबें निकालें और मुश्किल से कुछ 1000 लोग पढ़ें उसको। तो उसमें हमें वो दीजिए। दूसरा है कि जो सबसे अच्छा और तरीका ये रहता है कि जो मेरी प्रेज़ेंटेशन होती है, जो लेक्चर्स होते हैं, जो मैंने और चंदू दोनों ने, और मैंने बहुत जगह आईआईटीज़ में किया है, मैंने एमआईटी बॉस्टन में किया, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में किया, इंडियंस के लिए और लोगों के लिए किया, जो सोसाइटीज़ करती हैं। ऑल आर द वेरी वेल रिसीव्ड। हम करते रहते हैं। अभी मेरा सूरत में हुआ था, कृष्णनगर में हुआ था बंगाल में, अभी जो लास्ट के 2 हुए थे। देश विदेश में करता रहता हूँ, तो लोग मुझे लेक्चर के लिए बुलाएँ। तो मैं पॉट प्रेज़ेंटेशन देता हूँ पीछे, फ़ोटोएँ दिखा के, वीडियो दिखा के, और लोगों को बड़ा मज़ा आता है। लोग बैठते हैं 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, विदेश में ख़ासकर। तो वो करवाएँ। इस देश में रोज़ लेक्चर होते हैं, लोग डिस्कशन करवाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं। लोगों को मज़ा आता है सुनने में। अगर पॉडकास्ट सुनने में मज़ा आ रहा है तो प्रेज़ेंटेशन में तो धमाल होता है, क्योंकि बड़ी स्क्रीन होती है, अच्छा लगता है। तो वो लोग बुलाएँ उसमें। तो वो अब सीज़न शुरू हो रहा है टॉक का, कि गर्मी अब ख़त्म हो रही है। अक्टूबर के बाद से लोग बुलाना शुरू कर देंगे लोग। तो लोग मुझे बुलाएँ, लेक्चर में अवेलेबल हूँ, डालें ट्विटर वगैरह पे। फ़ॉलो करें मुझे फेसबुक, ट्विटर में। इंस्टा में मैं नहीं के बराबर हूँ, लेकिन ट्विटर, फेसबुक पे मेरी मेरी प्रेज़ेंस है। वहाँ मुझे फ़ॉलो करें, उसमें आप शेयर करें। गवर्नमेंट ने कोई टैक्स नहीं लगा रखा, क्योंकि इकोसिस्टम वाले एक-दूसरे को बैक करते हैं। मुझे वैसे कोई बैकिंग नहीं है कि मैं इतनी बड़ी-बड़ी बातें डालता हूँ, लेकिन मुझे इतने ज़्यादा हिट नहीं मिलते जितने मेरे को मिलने चाहिए। तो वहाँ बुलाएँ, ये करें, तो उसमें ना ये मुद्दा आगे बढ़ेगा, लोगों को आनंद भी आएगा। और पहले मैं ये नहीं बोलता था, लोग मुझे बोलते थे कि पब्लिक से पैसे, मैंने पैसे के मामले में बड़ा कमज़ोर हूँ मैं, लेता था नहीं, और देने का तरीका भी नहीं था कुछ करके। लेकिन आजकल यूपीआई आईडी लोगों ने निकाल दिया। तो पीछे कुछ हुआ था, मैंने देखा था कई ऐसे संस्थाएँ या इंडिविजुअल हैं, जो कुछ काम कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि वो देश हित में नहीं है। लेकिन वो भी खुल्लम-खुल्ला पैसे माँगते हैं, कि कोई आप एक ऑर्गेनाइज़ेशन चला रहे हो, कोई एंटिटी चला रहे हो, जिसका पूरा काम यही है कि बैठ के सुबह-शाम मोदी को गाली दो। क्रिटिसाइज़ इज़ फाइन, बट आप, आपका इंटेंशन ये है कि आप उसको, मतलब देश को नुकसान पहुँचाओगे। आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी कि आप नेता के पूरे देश को आप बदनाम कर रहे हो। अगर वैसे लोग अगर पैसा माँग सकते हैं, तो मैंने कौन से पाप किए कि मैं पैसा नहीं माँग सकता? अगर वो लोग का पैसा दे सकते हैं, तो हम लोग तो, हम क्या पापी हैं क्या? तो मैंने कहा मेरा यूपीआई आईडी है, ये पड़ा हुआ है आप आपको, ज़रूर तो आप मेरा कृपया करके फ्लैश कर देना। मेरा यूपीआई आईडी, जिसको देना आप ₹10 ₹5, मैं तो ये कहता हूँ कि आप मुझे ₹10 दो, सारे के सारे मिल। लेकिन द नंबर ऑफ पीपल गिविंग मी शुड बी वेरी हाई। मुझे कुछ वहाँ पे वो नहीं करना, लेकिन है कि यूपीआई डालो। तो वो एक तरीका है ये मदद करने का, क्योंकि मैं सारा काम-धाम छोड़-छाड़ के सारा घर में ये काम कर रहा हूँ। और ये मेरा खुल के मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि किसी की नौकरी नहीं करता। जहाँ आप किसी की, मैंने कोशिश करके देख लिया, वो नहीं चलता वो। आप किसी की नौकरी कर रहे हो, डिपेंडेंट हो किसी के ऊपर, आप खुल के नहीं बोल सकते। मैं जैसे बाहर में गया, जैसे मेरा 22 में मैं यूएस गया, अभी कोई फिर प्रोजेक्ट चल रहा है, मुझे पता नहीं शायद इस बार हो नहीं पाएगा। मैं पूरा महीना अमेरिका में लेक्चर देने गया हूँ। आपको लगता है कि मैं नौकरी करूँगा तो मुझे कोई अलाउ करेगा? कि 1 महीना, एक वो छुट्टी, बीमारी में छुट्टी आपको देने को राज़ी नहीं होते गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में आजकल। कौन मुझे छुट्टी देगा कि 1 महीने के लिए तुझे अमेरिका में जाके लेक्चर दे के आ? मेरा बॉस सड़ जाएगा मुझसे कि मैं ज़िंदगी में नेपाल नहीं गया, ये जाके अमेरिका में लेक्चर दे रहा है। तो ये मैंने कोशिश करके देख लिया और चल नहीं पाता, मैं भी बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाता हूँ। तो मुझे लोग, खुला हूँ, अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहा हूँ। आप गलत लोगों को पैसा दे सकते हो खुल्लम-खुला, तो मैंने कौन से पाप किए? हमें भी थोड़ा पैसे दे दो भैया, ताकि हम लोग काम करते रहें। जो पैसा आप दोगे उसका मैं इनकम टैक्स दे दूँगा पब्लिक गवर्नमेंट को ऑफ इंडिया को, तो मैंने तो कुछ छुपाना है नहीं। कि जो फंडिंग जो 2 पैसे मिलेंगे आपसे, को टोटल में डाल के उसका कहानी खत्म। हमने कोई किसी का मारना तो है नहीं। तो ये 4-5 काम करें, लेक्चर करवाएँ, आपका पॉडकास्ट शेयर करें, ताकि हम लोग दोबारा मिल सकें डिटेल में। जहाँ भी तो हमने बिल्कुल एक मोटा-मोटा कहानी हम लोगों ने आज बनाई है। तो अगली बार में डिटेल में जाएँगे। मैं चाहता हूँ कि बाद में हमारे पॉडकास्ट प्रिसाइज़ हों, और डिटेल में कुछ सब्जेक्ट की, गुमनामी बाबा की बात करें या और बातें करें। ठीक है? अनुज सर, आपका समय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू थैंक वेरी यू मच। फॉर कमिंग अगेन। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, लॉट ऑफ ऑडियंस, मेरे को कुछ मैसेजेस आए कि आपसे मैं इस बारे में बात करूँ, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू ऑडियंस फीडबैक। एंड जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि अनुज सर हैज़ नॉट चार्ज मी एनी फीस, एंड ऐसा कोई मेरा बहुत बड़ा चैनल भी नहीं है आज की डेट में कि उसमें कोई बहुत ही अलग से मोनेटाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पे दो फ़कीर बैठे, दो सुदामा लोग बैठ के ज्ञान की बातें कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। सो
I will flash Anu sir का UPI ID towards the end of this course, this discussion. मैं इनकी books के links भी आपको पेश करूँगा. Please feel free to contribute in the manner that you can contribute to him, because it is his ID, because it is his research, it is his baby. ये आपका subject है, आपने सारी इसमें मेहनत की, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, मैंने तो आज आपसे ज्ञान लिया है. But again, requesting audience कि आप इसको जितना शेयर कर सकते हैं, जितना लाइक कर सकते हैं, जितना फीडबैक दे सकते हैं, what else you want, what kind of guests you want to hear on Manasverse, do let me know and keep supporting, and thank you very much. Jai Hind.